जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों के लिए ऑडिबल होऊंगा इस वक्त। और यकीनन आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। कुछ सेकंड या 1 मिनट के लिए मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूं ताकि बाकी लोग जो अटेंड ना कर सकें सेशन को, उनको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाए बाद में। वो किसी भी टाइम पे इस रिकॉर्डिंग से फ़ायदा हासिल कर सकें आज के सेशन के हवाले से। जस्ट अ मिनट बस। जी गुड। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आज भी हमारे साथ मौजूद हैं इस सेशन में। और आज का जो सेशन हमारा है डेट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेशन। जैसे जैसे एचआर प्रोग्रेस करता चला जा रहा है, एचआर इवॉल्व चला जा रहा है। एचआर का जो रिलेशनशिप है वो जो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है वो भी एक्सप्लोर होता चला जा रहा है। और जो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है और इसका बिजनेस के साथ जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया में ये कंसेप्ट जो है आज हम जो स्टडी करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग, और फ्यूचर में जाके जितना भी एचआर है वो सिर्फ यही रह जाएगा और इसके अलावा एचआर का कोई और मतलब नहीं होगा। ठीक है। देयर विल बी नो अदर मीनिंग इसके अलावा। ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग के अलावा एचआर का कोई भी मतलब नहीं होगा। और दुनिया में बहुत सी जगहों पे ऐसा हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम जो एचआर बिजनेस पार्टनरिंग की जो कैरियर है वो किस लेवल तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एचआर बिजनेस पार्टनरिंग की नीड क्या है और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है एचआर बिजनेस पार्टनर को। जो आप कोई भी जो एचआर बिजनेस पार्टनर के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं या अपना रोल एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। बहुत से जो हमने कोशिश की है, बहुत सारे सेशंस करवाए हैं एचआर के हवाले से। बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करवाने का मौका मिला और बहुत सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी एचआर के लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला। तो वहाँ पे ये चीज़ देखी गई कि जब भी कोई ये बात की गई एचआर बिजनेस पार्टनरिंग की, तो वो बहुत ऐसे भी रिसोर्स अवेलेबल थे जो मौजूद थे जिनकी फेमिलियरिटी नहीं थी इस टर्मिनोलॉजी के साथ या इस कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरबीपी के साथ ना। तो ये ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और एचआरबीपी क्या चीज़ है और इसकी क्या वैल्यू है। और जब एचआर का जो फ्यूचर इंटरफेस है, फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस है, वहाँ पे हम देखेंगे कि एचआरबीपी का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं यहाँ मौजूद हैं और आप लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कि आप को एचआर बिजनेस पार्टनरिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे क्या समझ में आता है और आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से और आप समझते क्या हैं। जी तैमूर, मैं आपसे कहूंगा कि एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के हवाले से आपका क्या कंसेप्ट है। सर एचआर बिजनेस पार्टनर कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एज अ एचआर एचआर बिजनेस पार्टनर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप एज अ एचआर बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं उसके हर एक डिपार्टमेंट के साथ आपका जो रिलेशन है कि वो कर क्या रहे हैं, वो कैसे उसे कैसे करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट की वो क्या होगा, जो केपिंग लेवल है, जो उनकी हायरार्की है वो कैसे होनी चाहिए और कैसे है। सो इस चीज को इम्प्रूव करना और अपने बिजनेस मतलब जो पहले तो कल्चर को उस बिजनेस को समझना और उसके मुताबिक यार ये सारे स्टेप्स हैं एक्चुअली एचआर बिजनेस पार्टनर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी मेरे साथ हैं यहाँ पे शाइस्ता मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझती हैं एचआर बिजनेस पार्टनर की टर्मिनोलॉजी को लेके कि।
सर मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो एचआर बिजनेस पार्टनर जो है ना वो बेसिकली एक रोल एचआर का इवॉल्व हो गया हुआ है। पहले जिसको एक कहते थे कि खाली उन्होंने रहना था सिर्फ एम्प्लॉयज़ को डील करना है, ये वो टिपिकल सी सोच थी। अब वो ये है कि एक डायनामिक किस्म का रोल है जिसमें वो एचआर एक्सपर्टीज़ भी यूज़ हो रही होती हैं कुछ और हर डिपार्टमेंट के साथ उनका ताल्लुक होता है। तो बेसिकली वो एक पार्टनर की तरह जो है ना वो प्रोफेशनल काम कर रहा होता है कंपनी के साथ, ताकि वो उस कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को और स्ट्रैटेजीज को अलाइन कर सके। एक एडवाइजर होता है वो बिजनेस का। तो वो सारे गोल्स और चैलेंजेस हर एस्पेक्ट को देखना होता है और फिर उसने एचआर सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि कंपनी के जो है ना चैलेंजेस मीट कर सकें और गोल्स मीट कर सकें। जी बिल्कुल। आप ऑलमोस्ट ठीक कहा आपने इसकी डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में। जो आपने डिस्क्राइब किया ऑलमोस्ट यही होता है। प्रीवियसली जो अक्सर एक्सपीरियंस किया गया था, मेरा अपना भी जो रोल है, मैंने प्रोफेशनली कैरियर स्टार्ट किया तो बीइंग सेल्स प्रोफेशनल, और फिर मैंने मार्केटिंग प्रोफेशनल के तौर पे और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल के तौर पे कैरियर को स्टार्ट किया। तो और फिर उसके बाद मैं मेरी जो लिटरेसी थी, बिजनेस की लिटरेसी अच्छी थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था उसमें ऑलमोस्ट ना। और उसके बाद फिर मैं मूव कर गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, फिर सेल्स ट्रेनिंग में, सेल्स ट्रेनिंग से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और वहाँ से एचआर में। तो जब मैं एचआर में मूव किया तो फिर हम जब देखा करते थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस मीटिंग्स होती थी, वहाँ पे एचआर को भी बिठाते थे। और पर्टिकुलरली और एचआर के लोगों को बड़े आराम से ये जो सेल्स के लोग होते थे घुमा दिया करते थे ना। और उन क्योंकि एचआर के लोगों को बिजनेस की समझ होती नहीं थी, बिजनेस के स्ट्रक्चर की समझ नहीं होती थी, इंडस्ट्री की समझ नहीं होती थी, जिस सेक्टर में वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस बिजनेस की उस सेक्टर की समझ नहीं होती थी उनको, डाटा की समझ नहीं होती थी उनको। ये नहीं पता होता था कि यार अगर फॉर एग्जांपल हम एफएमसीजी के सेक्टर में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमारी रैंकिंग क्या है, हम किस जगह पे प्लेस करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे प्लेस करती है, हम क्या टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, या टॉप 30 में है। तो ये बेसिकली होता था। तो उनको पता नहीं होता था, उन्हें फिर ये भी नहीं पता था फार्मास्यूटिकल में या कहीं भी है कि जी एसक्यू वाइज सेलिंग क्या होती है, और नीड क्या है एक सेल्स फोर्स की, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट की, और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट का बिजनेस ऑपरेशन कैसा होता है, फाइनेंस वाले किस तरह काम करते हैं ना। ठीक है। तो फिर क्योंकि एक एचआर के जो जो है रिसोर्स हैं, उनको ये लाजमी पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसका बिजनेस क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की ग्रोथ में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, वो अपना रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं ना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को फायदा हो। अब बिजनेस का सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव है, अगर देखा जाए ना, बड़े बड़े लोगों ने ये बात की है। एक तो ये है कि वो एक फंक्शन उसका मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ करना, दूसरा इनोवेशन लेके आना। इसके अलावा बिजनेस कुछ भी नहीं है। अगर इन दो चीजों में बिजनेस वीक है, कोई भी बिजनेस किसी भी जगह पे ले लें आप ना, कोई भी बिजनेस अगर इन दो सेगमेंट के अंदर वीक है, यानी ग्रोथ के अंदर, मार्केटिंग ग्रोथ के अंदर, सेल्स ग्रोथ के अंदर, या फिर जो दूसरी चीज हम बात करते हैं इनोवेशन के अंदर ना, तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा, सरवाइव नहीं करेगा। अल्टीमेटली जितने भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा वो बिजनेस, और फिर अल्टीमेटली वो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तब जब एक बिजनेस ही कोलैप्स कर जाएगा तो उसके अंदर बाकी जो फंक्शंस हैं वो क्यों नहीं कोलैप्स करेंगे। भी कोलैप्स करेगा, फाइनेंस भी कोलैप्स करेगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस रोल को इमर्ज करने की वजह ये थी कि क्योंकि बिजनेस को सपोर्ट करना हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रोथ को सपोर्ट करना, इनोवेशन को सपोर्ट करना, ये हर डिपार्टमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिजनेस ग्रो करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्स की जनरेशन से, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से ना। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, अब अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उनके लिए फंड, जो उनके लिए फंड जनरेट करना, रिसोर्स जनरेट करना, वो इम्पोर्टेंट है। और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की यानी प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे सेल्स को जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, कॉस्ट को कम करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर जरूरी ये है कि कंसेप्ट लेके आएंगे कि एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का कंसेप्ट लेके आया गया, फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग का कंसेप्ट लेके आया गया कि ये सब डिपार्टमेंट सपोर्टिव हों ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस फंक्शन को पूरी तरह से
इंक्रीज करने के हवाले से, राइट। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि हम क्या करते हैं, HR business partnering is a role in human resources that bridges the gap between HR and the business. The HRBP serves as a strategic partner to business leaders, providing expertise on talent, culture, organizational effectiveness, and more. The goal is to align HR strategy with business strategy. ठीक है, ये नहीं हो सकता कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी अलग हो, HR की स्ट्रेटेजी अलग हो। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो कि आपकी जो बिजनेस की नीड क्या है, उनको हायरिंग किस तरह के रिसोर्सेज करके लेके देनी है, टैलेंट को जो अट्रैक्ट करना है तो कौन से टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, कैसे टैलेंट को यानी कि एक पूरे के पूरे ग्रुप को लेके आना है, यानी कि टैलेंट को अट्रैक्ट कैसे करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो और फिर बिजनेस की नीड का पता हो, बिजनेस के स्ट्रक्चर का पता होगा, बिजनेस के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो फिर उस बिजनेस के किस मार्केट के सेगमेंट के हवाले से, कंपिटिटिव एडवांटेजेस के हवाले से फिर आप उन्हीं लोगों को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे टैलेंट एक्विजिशन के जरिए, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को ग्रो करने में आपकी सपोर्ट करेंगे। सपोज अगर आप यहाँ से जो हाइपर स्टार है या जो भी एक्स, उसका नाम पुराना नाम हाइपर स्टार था, वहां से लोगों को लेके आना चाह रहे हैं, और आप देखते हैं कि मार्केट में फिर मेट्रो कैश एंड कैरी है, और हाइपर स्टार का वैसे दूसरा नया नाम आ चुका है, मेरे ज़हन से निकल गया एकदम से। ठीक है, तो मेट्रो कैश एंड कैरी है या दूसरी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं या वॉलमार्ट है, ग्लोबली देखें ना, तो आप वहां से लोगों को लेके आएंगे। जब वहां से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर आप उसी सेगमेंट में लेके आएंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपको अपनी इम्तियाज सुपर स्टोर है या चीज वैल्यू है, पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, वहां पे लोगों को आपको हायर करना है और आप लेके आ जाए पोल्ट्री वालों से, कोई जो पोल्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है, KNN है, और इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि वहां से आप लेके आएंगे तो आप वो इतने यूजफुल रिसोर्स आपके लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपको बिजनेस का पता होगा, मार्केट का पता होगा, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग का पता होगा, सेक्टर की ग्रोथ का पता होगा, तो तभी आप राइट टैलेंट को एक्वायर करने में कामयाब हो सकेंगे। फिर उनकी सही जो वैल्यू है, उनको ऑफर, जॉब ऑफर सही करेंगे, उनकी जो कंपनसेशन की जो ऑफर है वो भी आप बिल्कुल मैचिंग करेंगे, जो कि उनको मैच करती है, उनको सूट करती है, उनको अट्रैक्ट करती हो। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपको अपने बिजनेस की स्ट्रक्चर का पता हो, मार्केट के सेगमेंट का पता हो, बिजनेस के सेगमेंट का पता हो, जिस सेगमेंट में आप लोग बिजनेस कर रहे हैं उस सेगमेंट के बारे में अंदाजा हो। ठीक है जी। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? HRBP इज अ स्ट्रेटेजिक रोल इन विच HR प्रोफेशनल पार्टनर विद बिजनेस लीडर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है ना, फ्रॉम टी बॉय टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सबका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है। सबको उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को सपोर्ट करना है। ये नहीं हो सकता कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का सपोर्ट ना करें और आप सर्वाइव कर जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें। एक्सक्यूज मी सर, जी आपकी बोलिए। आवाज आज ना थोड़ी क्लियर नहीं है। अच्छा, ब्रेक हो रही है, जस्ट अ जी। मिनट, मुझे जरा एक मिनट है, ये मैं नेट चेंज करता हूँ, शायद नेट का जो कनेक्शन है ना वो दूसरा है। मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा था, बीच में आया था कि नेट मेरा अन। जी, अच्छा जी, ठीक ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए ऑडिबल हूँ। जी सर, अब ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट कि ठीक, अच्छा किया गया, बर वक्त हमने एक्शन ले लिया। राइट, तो ये बेसिकली HR बिजनेस पार्टनरिंग की डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने बता दी कि सब लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट हो, वो पूरे हो, उसके बाद हर ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगी ना, ये जरूरी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जी HRBP प्रोवाइड इनसाइट टू अलाइन HR स्ट्रेटेजी with business need
consult on HR issues and transform HR into a strategic function। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में HR अगर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को समझ रही है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस HR की वैल्यू भी है, उसकी वेटेज भी है। वो एज एन एडवाइजर, जिस तरह शाइस्ता ने कहा कि एज एन एडवाइजर काम करेगा HR, कंसल्टेंट टू द कंसल्टेंट काम करेगा, एज कंसल्टेंट अपना रोल प्ले करेगा, तो उसकी वैल्यू होगी। मैंने एक दो जगहों पे अभी जो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस हैं इतने सर्वाइव नहीं कर पा रहे, सस्टेनेबिलिटी का इश्यूज हैं, और बड़े अच्छी फैमिलीज के बिजनेस है, मैंने उनमें देखा उनकी जो री इंजीनियरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर काम किया, तो वहां पे मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पे HR की वैल्यू ही कोई नहीं है। उन्होंने HR मैनेजर को बिठाया कहाँ हुआ है, बिल्कुल जहाँ पे वो गेट कीपर है ना, जहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं लोगों की, रजिस्टर बिठाया वहां पे एक उसको रखा हुआ है HR मैनेजर, ठीक है, और उसको एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ना, ठीक है। बाकी सारे जो कोर ऑफिस हैं वो अंदर हैं, और मेन जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात बता रहा हूँ, और वहाँ पे HR सर्वाइव करता भी नहीं है। HR की जो वो है एम्प्लॉयबिलिटी है HR मैनेजर की, वो ऑलमोस्ट एक साल नए HR की तरफ चलते रहते हैं कि वो यार ढूंढ के लेके आओ, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे, HR वाला भी दिल बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि वहाँ वेटेज नहीं है, ठीक है। और क्यों, उस HR को भी पता नहीं है कि उसका बिजनेस में रोल क्या है, ठीक है। तो हमें अपने जो रोल है उसको इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल करने के लिए, अपने HR के रोल को के अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए बिजनेस को समझने की जरूरत भी है कि हम बिजनेस को समझें। एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर, लकी कोर इंडस्ट्रीज जिसका नया नाम है, और ICI पाकिस्तान उसको पहले से कहते हैं ना। वहाँ पे एक कल्चर था कि फ्रेश ग्रेजुएट लेते हैं या कोई भी असिस्टेंट मैनेजर उसको रखते हैं, हायर करते हैं, तो उसको रोटेट करते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। इवन HR में भी कोई HR के लिए भी रखा होगा ना, तो उसको ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, ऑलमोस्ट उनका प्रोबेशन पीरियड लंबा होता है, एक साल का होता है, समटाइम 5-6 महीने का भी हो सकता है, तो एक साल का रूटीन होता है। तो फाइनेंस में भी उसको लेके जाते हैं, सप्लाई चेन में भी लेके जाते हैं, वहां पे भी शुरू में वो काम उसको करने का इत्तेफाक होता है 1-1 महीने 2-2 महीनों के लिए। फिर उसको अपने असल जो डिपार्टमेंट है वहां पे उसको प्लेस कर दिया जाता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि उसके सारे जितने भी बिजनेसेस हैं उनके प्रोसेसेस के बारे में समझ में आ जाती है, राइट। तो ये एक वैल्यू है कि अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर वो जब बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और कोई बड़ी बड़ी मीटिंग जब हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होती है, तो वहां पे वो उनकी इनपुट को वैल्यूएबल भी समझा जाता है, उनकी इनपुट को वैल्यूएबल कंसीडर भी किया जाता है, ठीक है जी। तो ये क्रिटिकल रोल है इन मॉडर्न HR दैट स्ट्रेटेजिकली पार्टनर विद बिजनेस टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मौजूद है ना, उसका काम ही ये है कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करे। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम नहीं करेगा, कोई ऐसा रोल प्ले करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो टॉक्सिक हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान उसको भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा और उस पूरे बिजनेस को भी होगा ना। तो इस तरह इस को समझने की जरूरत है कि ये वो एक रोल है HRBP कि जो अलाइन करता है बिजनेस को भी और HR को भी और एम्प्लॉयज को भी, ठीक है। और मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट की टीयर्स हैं उनको भी अलाइन करता है, डेजिग्नेट जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको भी अलाइन करता है, ठीक है जी। अक्रॉस द HR फंक्शन सबको बताता है उसकी डिलीवरी HR फंक्शन की थ्रू दिस HRBP होती है, ठीक है। और फिर HRBP का रोल है कि ये बिजनेस लिटरेसी को भी इंक्रीज करे और टाइम टू टाइम जो चेंज मैनेजमेंट है उसको भी मेंटेन करे, उसको भी मैनेज करे, राइट। और जितनी भी पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसके बारे में भी अवेयर करे, क्रिएट करे ऐसे प्रोग्राम जिससे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का पता चले, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का पता चले, ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग का पता चले और बिजनेस डेवलपमेंट का उसको पता लगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो कमर्शियल अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी लोग लिटरेट हों, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट रोल है, और सबसे ज्यादा चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका बिजनेस ही है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन है, चाहे वो सेल्स से हो रही हो, सेल्स की एक्टिविटी से हो रही हो, मार्केटिंग की एक्टिविटी से हो रही हो, या फिर फंड रेजिंग की एक्टिविटी से हो रही हो, या कोई आपकी बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग से हो रही हो,
या कास्ट इफेक्टिवनेस से हो रही हो, कॉस्ट कटिंग से हो रही हो, तो अल्टीमेटली या कोई इन्वेस्टमेंट से हो रही हो, तो इन सब में HRBP का रोल यानी HR बिजनेस पार्टनर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, राइट। इसको समझने की भी जरूरत है कि ये है क्या चीज ना। अब देखिए, जब हम HRBP की, HR बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ नॉलेज हैं जिनमें उस HR बिजनेस पार्टनरिंग को यानी HR को, जब मैं HRBP की बात करूंगा ना, तो आप HR ही समझें। फ्यूचर का HR ये HRBP ही है। और जिधर जिधर भी HR ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा, वहां वहां पे HRBP ही की फॉर्म में वो आता चला जाएगा, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए, HR को क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद सब लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंडस्ट्री है, कौन जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, वो किस सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। उस सेक्टर की ग्रोथ क्या है, उस सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं, उस सेक्टर में जो टॉप के कंपटीटर्स हैं, लीडिंग कंपटीटर्स हैं, वो कौन से हैं, ये उसको पता होना चाहिए, यानी ये बिजनेस का पता होना चाहिए। फिर उसका कोर एरिया जो है HR है, यानी HR तो कभी भी फरामोश कर नहीं सकता ना। यानी HR में वो लोगों की एडवोकेसी है, लोगों की डेवलपमेंट है, पीपल डेवलपमेंट है, उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए, राइट। फिर उसको बिजनेस की सेंस होनी चाहिए, बिजनेस का पता होना चाहिए, बिजनेस की लिटरेसी होनी चाहिए, और उसको ये पता होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी है, ठीक है जी। इन सब चीज़ों का उसको आइडिया होना चाहिए, ताकि इन चीज़ों में उसको स्ट्रांग होने की जरूरत है। ये तीन जो एरियाज हैं, उनमें मेन जो एरिया है वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है, HR है, और बिजनेस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। इन तीन एरियाज की जब उसकी कंप्लीट अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इन सब पे ग्रिप होगी, तो एक वो परफेक्ट किस्म का वो आप समझ सकते हैं कि वो HR बिजनेस पार्टनर बन सकता है, ठीक है। वो रिसोर्स HR बिजनेस पार्टनर में डेवलप हो सकता है, राइट। अब देखते हैं जी, हाउ HR कैन डेवलप बिजनेस अक्वायरमेंट। ये डिफिकल्ट चीज है, और इसमें हमें खुद इंटरेस्ट लेने की जरूरत है ना। बहुत दफा देखने का इत्तेफाक हुआ है कि HR के लोग जो हैं वो बिजनेस में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे होते, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, ना उनको पता होता, ना उनकी समझ होती है, ना वो किसी से पूछते हैं, ना कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आप इसको, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें इसमें हमने बताए हैं कि इन डिफरेंट स्टेप्स के जरिए आप कैसे अपनी वो ले सकते हैं ग्रोथ, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग जी। तो एक तो ये कि बिल्ड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप मौजूद हैं, उसके बिजनेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कि फॉर एग्जांपल वो फूड का बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, और या फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, होटलिंग का बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस है। और फिर अगर होटलिंग का बिजनेस है, तो सबसे टॉप पे उस होटलिंग के बिजनेस में, जिस बिजनेस में आप हैं, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, वो अगर उनकी क्या, कैसे वो नंबर 1 पे है, कैसे नंबर 2 पे है, ठीक है जी। इस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कौन कौन सी उनकी अचीवमेंट है, कौन कौन से जो उनके माइलस्टोन है उन्होंने अचीव किए हैं, राइट। इस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जिस बिजनेस में आप हैं, जिस जॉब में आप हैं, बीइंग एन HR। फिर उसके बाद जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जैसे कोई सेल्स है, मार्केटिंग के लोग हैं, कोई और लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को अपना मेंटोर बना लें, ठीक है जी। उनमें से किसी को अपना मेंटोर बना लें, उससे पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लें, जिसमें वो आपको गाहे बगाए, वक्तन फवक्तन, ऑफ एंड ऑन गाइड करते चले जाएं, राइट। फिर उसके अलावा जो इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट, राइट। कंटिन्यूसली एजुकेट योर सेल्फ, खुद को एजुकेट करते चले जाएं, जो भी डेवलपमेंट हो रही है उस सेक्टर में, उसके बारे में वाकिफ हो। फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर के HR हैं, तो पता चलना चाहिए कि FCCB क्या काम कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज क्या काम कर रही है, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस हवाले से खुद को एजुकेट करें, ठीक है जी। जैसे आरिफ हबीब है, एक ही है, AKD है, यानी जिससे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको ना। तो उनके बारे में पता हो कि टॉप 10 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, और सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज है, तो आपको पता हो कि जी टॉप पे सॉफ्टवेयर हाउस कौन सा, सिस्टम
सिस्टम पाकिस्तान इस वक्त कंसिडर किया जाता है जी, टॉप पे है पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर में, या इवन सियोन है या ऑक्टोपस है या और भी है, द रिसोर्स ग्रुप है ना, इस तरह मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं आपके सामने हर सेगमेंट के अंदर। तो आपको अपने बिजनेस की समझ होनी चाहिए ना, आपको अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, आप एजुकेट करना आपने खुद है खुद को। ये नहीं हो सकता कि कोई अगर आपको एजुकेट नहीं कर रहा, कोई आपको ट्रेन नहीं कर रहा, तो आप खुद को भी ट्रेन करने के मौके फराहम नहीं कर रहे, आप खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहे जिन चीज़ों से आप खुद को ट्रेन कर सकें, खुद को एजुकेट कर सकें, ठीक है। और फिर उसके अलावा ये आपको देखने की जरूरत है कि आपने कंसिडर जॉब शेड्यूलिंग करनी है, ठीक है जी। आपका माइक बंद करेंगे ना, आपकी आवाज जा रही है, ठीक है। अच्छा देखिए कि आपने दूसरी, मैंने जो आप बताया था कि जी आपने जिस जॉब को अंडरस्टैंड करना है, खुद को उस जॉब के अंदर लेके जाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। उस जॉब को करते हुए देखने का, अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप उस जॉब में हो तो कैसे रोल प्ले करेंगे, राइट। डेवलप नॉलेज ऑफ एंड अप्लाई कॉमन मैनेजमेंट थ्योरीज, जो कि कॉमन प्रैक्टिसेस हैं उस बिजनेस के हवाले से, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके बारे में नॉलेज लेनी है, उनके बारे में अवेयरनेस लेनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है कि यार इस बिजनेस का मॉडल क्या है, इस रोल का फंक्शन क्या है, इस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, ये डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका कार क्या है, ठीक है। उसके बाद एक खुद को और टीच करना है और लोगों को टीच करना है, ठीक है। उस हवाले से जो कुछ भी नॉलेज आपके पास आती है, अब और लोगों को टीच करें, अब टीच करें, अपने बाद आने वाले लोगों को टीच करें, राइट। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। और कभी भी सवाल करने से घबराएं नहीं, हमेशा सवाल करें, बात करें, पूछें, और फिर अपना जो अपनी एम्बिग्विटी है उसको क्लियर करें। जो आपके पास किसी किस्म का डाउट है उसको क्लियर करके हमेशा मूव ऑन करें। ये ना हो कि कोई एम्बिग्विटी रह गई और आप उसी एम्बिग्विटी में फंसे हुए हैं और आगे मूव कर गए ना, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारा इसका एक इस स्लाइड में बताया गया कि हाउ एचआर कैन डेवलप बिजनेस अकुमेंट, बिजनेस की वो सेंस कैसे क्रिएट कर सकता है, बिजनेस की समझ, बिजनेस की फहम, बिजनेस की फरासत वो कैसे अपने अंदर क्रिएट कर सकता है, जो उसके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए ना। तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्यूचर रेडी एचआर बिजनेस पार्टनर क्या हो गया और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, राइट, ठीक है जी। तो जब हम देखते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क एंड एचआर, ये भी बड़ा एक टॉपिक चल रहा है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा, और हम फ्यूचर ऑफ वर्क के हिसाब से बड़ी चेंजेस देख चुके हैं, ठीक है। अब टास्क ओरिएंटेड चीजें हो चुकी हैं, वो डिसिप्लिनरी चीजें नहीं है कि जी आप आधा घंटा लेट आ गए हैं, आप 9:30 बजे आए हैं, आप 10 बजे आए हैं, आपने रात देर तक बैठना है, ठीक है, कोई काम करना नहीं है, और 9 to 9 वाला हिसाब किताब है, वर्क लाइफ बैलेंस कोई नहीं रखा हुआ आपने, उसके अलावा उसके हवाले से आपकी कोई लाइफ में बैलेंसिंग कोई नहीं है, ठीक है। हम एक एचआर मीटअप भी करेंगे जनवरी के मंथ में, मंथ ऑफ जैन में, बिल्कुल स्टार्ट में। तो उसका यही टॉपिक है कि आपके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से, ठीक है जी। तो अब आपने बीइंग अ कोच एंड कंसल्टेंट के तौर पे काम करना है, आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है, नीड को फुलफिल करने के लिए सोल्यूशन प्रेजेंट करने हैं, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट रोल बीइंग एन एचआर बीपी, कि एचआर के ये अब इम्पोर्टेंट रोल होते चले जाएंगे। आप अगर नहीं चले इस तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली कोई और आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली एचआर ने इवॉल्व होके इसी तरह से होना है, राइट। पुटिंग बिजनेस अकाउंट टू वर्क, और जो बिजनेस की नॉलेज आपके पास आई है उसको आपने यूज भी करना है अपनी जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर, अपनी वर्किंग के अंदर उसको यूज करना है, राइट। बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये हम थोड़ा सा डिटेल से आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव बनाना भी है, राइट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी, चैलेंजेस उसके सामने आएंगे, चैलेंजेस को वो फुलफिल करेगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली ग्रो भी करेगी, सस्टेन भी करेगी। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कम्पिटिटिव बनाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव बनाना है कि वो बेस्ट प्लेस टू वर्क आज बन जाए, ये से लोग आगे काम करना पसंद करते हैं या काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, राइट। फिर लोगों को एम्पावर करना है, लीडरशिप डेवलप करनी है। हमने 5 लेवल ऑफ लीडरशिप भी एक पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि लीडरशिप किस तरह से डेवलप करनी है, खुद डेवलपिंग लीडरशिप अराउंड यू, डेवलपिंग लीडरशिप विद इन यू, और फिर जो डिफरेंट लेवल्स हैं लीडरशिप के, वो आपने किस तरह क्रिएट करने हैं,
अपने लोगों के अंदर और अपनी टीम के अंदर, और उसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि आपने नेक्स्ट लेवल लीडरशिप किस तरह से डेवलप करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल लीडरशिप डेवलप करने में आपका रोल क्या होगा, बीइंग एन एचआर पर्सन। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजिंग डाटा टू इन्फ्लुएंस डिसीजन, डाटा की एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। डाटा की एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपके डिसीजन अच्छे होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके फैसले सही कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिकली, बीइंग एन एचआर एडवाइजर, उसको सही एडवाइस कर सकेंगे ना। तो ये भी ज़रूरी है कि आप डाटा को यूज़ करना सिखाते हो, समझते हो सही तरह से, और डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, डेवलप करना भी आपको आता हो। उस डाटा का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि उस एनालिसिस के बेस पे जो आप रिपोर्ट डेवलप करेंगे, उस रिपोर्ट की बेस पे उस ऑर्गेनाइजेशन की किस्मत की का डिसीजन भी हो सकता है, राइट। स्ट्रेटनिंग कंपनी कल्चर एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, के लोगों का जो काम करने का तरीका कार है, एक्सपीरियंस है, उसको बेहतरीन करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है उसको भी प्रमोट करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर क्रिएट करना है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स के लिए, यानी कि इतनी रिसोर्स अवेलेबल हो कि आपके पास यानी कि एप्लीकेशन चलती जा रही हो, आपके पास जगह ही नहीं हो, आपके पास लोग छोड़ के ना जाते हो, तो उस सिचुएशन में आप आ जाएं। ठीक है जी, और आपका कल्चर ऐसा डेवलप हो हुआ हो कि किसी के लिए भी ये एम्प्लॉय ऑफ चॉइस बन जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, इंटेंशनली इनिशिएटिव देने पड़ेंगे, और बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगती ना। उन इनिशिएटिव को लेने के लिए लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो करें, डेवलप करें, और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें, राइट। अभी देखते हैं कि एचआरबीपी का कंसेप्ट कहाँ से आया और कैसे स्टार्ट हुआ और आज तक कैसे पहुंचा। ठीक है, पाकिस्तान में तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शुमार होते हैं, और काफी अरसे तक अभी हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है, और हमारे जैसे बहुत सारे कंट्रीज भी है ना, यहाँ पे चीजें बड़ी देर देर से आती थी, लेकिन क्योंकि अब ग्लोबली विलेज बन चुका है, हम ग्लोबल विलेज की सूरत में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब जो प्रोसेसेस हैं उनका जो स्पेस है वो काफी फास्ट हो गया, राइट। देखते हैं कि सबसे पहले एचआरबीपी कहाँ से आया था। 1990 में 1990 के अंदर एचआरबीपी रोल्स इमर्ज एज कंपनीज शिफ्ट टुवर्ड मोर स्ट्रेटेजिक एचआर। कि स्ट्रेटेजिक एचआर यही है ना, कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शन यही है कि आपका जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, उसका कितना रोल है उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, और उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लेके आने के लिए। ये कॉन्सेप्ट था जो कि जिसके साथ एचआरबीपी स्टार्ट हुआ, और उसके बाद और मजीद इवॉल्व हुआ। अर्ली 2000 में क्या हुआ, एचआरबीपी स्टार्ट टेकिंग ऑन टैलेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसने टैलेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी शुरू कर दी, और टैलेंट की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद उसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गई। फिर 2010 में क्या हुआ, एचआरबीपी बिकम एडवाइजर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू बिजनेस लीडर्स। ठीक है जी, बिजनेस लीडर के तौर पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया 2010 में। और आज देखें जो एचआरबीपी है वो हमारे सामने मौजूद है। आगे जाके देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एचआरबीपी किस तरह हायर करते हैं, वो क्या क्या पर्क्स उनको ऑफर करते हैं। ग्लोबली लिंक्डइन पे भी आप देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं कि एचआरबीपी का क्या रोल है और आज किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आज का एचआरबीपी क्या है, फोकस ऑन डेटा एनालिटिक्स, कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, इन चीजों पे आ चुके हैं। अब वो जो लेबोरियस वर्क था ना एचआर का, उससे वो हट चुका है। ठीक है, ऑटोमेशन की वजह से या और चीजों की वजह से। अब किस पे फोकस कर रहा है, डाटा, डाटा जो है उसकी लिटरेसी के ऊपर, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा से को ट्रांसलेट करना, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, उससे जो नॉलेज मिले उससे स्ट्रेटेजीज डेवलप करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब एचआर इतना स्मार्ट हो चुका है, इतना विजिलेंट हो चुका है एचआरबीपी। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये चीजें हैं, ये अब तक की जो यानी इसके अंदर एवोल्यूशन है, इसका जो इर्तका है वो आज तक वो हमने इस स्लाइड में देखा। ठीक है जी, अब देखते हैं जी
जस्ट अ मिनट जी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनएचआरबीपी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसको जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मैनेज करना, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एचआरबीपी के जो रोल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ना, इससे थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ रोल ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ रोल कम भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एचआरबीपी का जो रोल है उसके अंदर डिफरेंट टीयर्स हों, ऑफिसर भी हों, एग्जीक्यूटिव भी हों, असिस्टेंट मैनेजर भी हों, मैनेजर भी हों, डायरेक्टर ऑफ एचआरबीपी भी हों, और जनरल मैनेजर एचआरबीपी भी हों। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेल्प सुपरवाइजर सेट गोल्स, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस गैप्स एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज। ये इंपॉर्टेंट है जो इसमें बताया गया कि उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट। फिर टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑनबोर्डिंग, एचआरबीपी का ये भी रोल है कि पार्टनर विद हायरिंग मैनेजर ऑन जॉब रिक्विजिशन, कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज एंड ऑनबोर्डिंग प्लान। आप किसी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जहाँ पे भी काम करते हैं, या थर्ड पार्टी भी सर्विसेज ले सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेडिएट डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टिगेट complaints and enforce policies fairly. This is also another thing to understand, right? तो ये भी एक रोल है जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर एचआर का क्या रोल है, एचआरबीपी का क्या रोल है। फिर कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से जब बात करेंगे तो कैरियर डेवलपमेंट में एचआरबीपी का क्या रोल है, आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल, क्रिएट इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आईडीपीज, आईडीपीज इससे बनता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, कि जी आपने ग्रुप की डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है, लोगों की कैरियर प्रोग्रेशन के ऊपर भी काम करना है, कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है। और उसके अलावा जहाँ पे आपको समझ आती है, नजर आता है, महसूस होता है कि आप फील करते हैं, वहां पे आप फिर क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान है वो भी बना के देंगे। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, राइट। कि जी किसी के अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप एक्सप्लोर करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो फिर उस हवाले से उनको सपोर्ट करें, उस रिसोर्स को, उस पर्सनैलिटी को, उस जो जो भी ऑफ उस प्रोफेशनल को करें आप। ठीक है जी। HRBP builds strategic partnership across the business to maximize human capital and drive business result। ठीक है जी, एक पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि बिजनेस भी ग्रो करे और जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं वो भी ग्रो करें। ठीक है जी, और बिजनेस से जो आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो जाएं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, एचआरबीपी का ये रोल है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है उसमें सपोर्ट करे, जो और जो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में लोग मौजूद हैं, ह्यूमन कैपिटल, जो लोग भी एसेट हैं। ठीक है जी। हेनरी फोर्ड की एक किताब में पढ़ रहा था, तो उस किताब में लिखा हुआ था कि जी हेनरी फोर्ड ने लिखा था कि मेरे से सब कुछ चला भी जाएगा ना, मेरी फैक्ट्री चली जाए, मेरे से मेरी मशीन चली जाए, लेकिन मेरे लोग मेरे पास रहेंगे तो मैं दोबारा सब कुछ एस्टेब्लिश कर लूंगा, राइट। तो ये उसने कहा था हेनरी फोर्ड ने। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, उसको किस तरह से रिटेन करते हैं, और सिर्फ रिटेन नहीं करना, डेवलप करना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने रिटेन कर लिया, वहां की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और उस रिसोर्स के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा और अल्टीमेटली उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और कभी खुदा न खास्ता या किसी भी वजह से उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएगा तो वहां पे वो प्लेस नहीं हो सकेगा। अगर प्लेस हो भी गया किसी भी तरह से, तो फिर भी उसको उसके एक्सपीरियंस तो होगा, डॉक्यूमेंट्री एक्सपीरियंस तो उसका होगा, लेकिन उसकी लर्निंग कुछ नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूट खराब हो जाएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने करके छोड़ दिया या कोई वैल्यू ना दी ना। तो एचआर बिजनेस पार्टनर का रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो बताया था, हमने डिस्कस भी किया था कि एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट उसका रोल है। लोगों को उससे कोच भी करना है, लोगों को कंसल्ट भी करना है, उनके साथ बैठ के भी काम करना है, उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि जहाँ पे
आउट ऑफ ऑफिस जाके भी वो लोगों को कोच कर सकें, ठीक है। NHRBP need to understand how current and future challenges affect the people at the organization। ये इतना फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए HRBP को कि उसको पता चल जाए, अंदाजा हो जाए कि यार नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद, नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद, नेक्स्ट 5 ईयर्स के कौन से चैलेंज हैं जिनकी वजह से उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट रोल है, इस तरह से उससे कंसल्ट करना है और गाइड करना है। दिस मीन्स NHRBP must stay up to date, communicate effectively with key stakeholders, and provide advice and coaching to them। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है सारे स्टेक होल्डर के साथ, आपने खुद लर्निंग करनी है, डे बाय डे नई नई चीजों को सीखना है, ठीक है। डे बाय डे नई नई चीजों को आप सीखेंगे तो आपकी अपनी इनरिचमेंट हो जाएगी, आपका प्रोफेशनल कैरियर भी ग्रो करेगा और आप पर्सनली भी ग्रो करेंगे, राइट। आपकी वैल्यू भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बीइंग एन HRBP आपका रोल क्या है, वो कि जो भी रोल आपको असाइन किया गया वो आप कैसे वो करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अपडेट रहना, यानी अप टू डेट रहना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने ये देखा भी है कि बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं होती, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का नहीं पता होता। इवन अल्टीमेटली वो इतने फिर वो क्लोज माइंडेड हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की अपॉर्चुनिटी हो तो उसके बारे में भी उनको पता नहीं लगता ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और वो अप्लाई भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि HR बिजनेस की जो क्वालिटी जो जरूरी है वही होनी चाहिए, पुटिंग बिजनेस इक्विपमेंट टू वर्क। वही जो हमने पहले बात की थी कि बिजनेस की समझ है ना, तो फिर उसको यूज करना भी होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की समझ है और आप वो करते नहीं है, इफ यू नो समथिंग एंड यू डोंट नो और you don't practice that thing, that means that you don't know that thing। तो ये जो भी आपको लर्निंग है, जो भी आप समझते हैं बिजनेस एक्विपमेंट के हवाले से, बिजनेस की सूझबूझ के हवाले से, बिजनेस को समझने के हवाले से, तो उसको फिर अपने काम के दौरान इस्तेमाल करें। बिजनेस एक्विपमेंट is indispensable competency for every HR professional, especially for HRBPs। It represents the keenness and quickness in understanding and dealing with a business risk or opportunity in a way that leads to a good outcome। तो बिजनेस अकाउंट को समझने की जरूरत है, बिजनेस में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, बिजनेस में कौन कौन से फंक्शंस हैं ऐसे जो आपके रोल को सपोर्ट करते हैं। द HRBP connect business challenges to HR activities and outcome and help the organization tackle these challenges। ठीक है जी। वो ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करते हैं कि वो अलाइन कर जाती हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव के साथ, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के साथ खुद को रिलेट रखेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो भी स्ट्रांग रहेगी और वैल्यूएबल रहेगी, ठीक है जी। फिर आप आगे बढ़ते हैं जी, बिल्डिंग का कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो इस जो है पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेसेस compete फॉर क्लाइंट्स एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है जी। बिजनेस ने सिर्फ जो क्लाइंट्स हैं उनको ही अट्रैक्ट नहीं करना होता, उनको ही compete नहीं करना होता, उनके लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं क्रिएट करना होता। बिजनेसेस ने अपने जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी उनको भी डेवलप करना होता है, उनके लिए भी काम करना होता है, राइट। ठीक है जी। और उसको अपने एम्प्लॉय के लिए भी कम्पिटिटिव होने की जरूरत है, ताकि वो फिर जब वो उनके लिए एम्प्लॉय ऑफ द चॉइस बन जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ यानी समझ लें कि एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बन जाएगा, बेस्ट प्लेस टू वर्क बन जाएगी, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जिम्मेदारी, ठीक है। अच्छा जी। अब क्या, द HRBP helps the organization with succeeding on both fronts। HRBPs help businesses strategize and train and adopt to make the best product, whatever that may be, as well as strategize, train and adapt to recruit and retain the best talent। The HRBP needs not only an understanding of people but also of finance and
ऑपरेशन टू बिल्ड अ कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको कम्पिटिटिव होना है। कम्पिटिटिव होने के लिए फिर आपको फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये जरूरी है। खुद को भी कम्पिटिटिव बनाना है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी कम्पिटिटिव बनाना है, तो इस बनाने की जरूरत है। तो इस तरह से फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब कम्पिटिटिव बना लेते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी बनाने की जरूरत है कि उसके लिए वो एम्प्लॉय ऑफ द चॉइस बन जाए, बेस्ट प्लेस टू वर्क बन जाए। और खुद के लिए भी बनाना है ताकि आप भी मूव ऑन करते रहें, आगे बढ़ते रहें और कंफर्ट जोन से निकल के आए। फिर एक और चीज जो है एम्पावरिंग लीडर्स। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जी HRBP ने लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को स्ट्रांग करना है। ठीक है जी, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है। HRBP वर्क प्रोएक्टिवली विद बिजनेस लीडर्स ऑन वेरियस वर्क फोर्स चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, तो लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को डेवलप करना है और अपने एक्शन से, ऐसे इनिशिएटिव से लोगों को डेवलप करना है। वो देखना है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग नेचर प्रोफेशनल, उनका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, ये असेस करना है डिफरेंट रूट से। उस लेवल ऑफ लर्निंग को असेस करने के बाद फिर उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने हैं। हमारा कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपने एक 5 लेवल ऑफ लीडरशिप पढ़ा होगा, उसके अलावा डेवलपिंग लीडरशिप अराउंड यू है, डेवलपिंग लीडरशिप विद इन यू है, और 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप है। तो ये भी एक मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। कभी मौका मिला आगे जाके तो हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। मास्टर माइंड कोर्सेज उनको कंसिडर किया जाता है। तो उसमें ये फिर यही एक्सरसाइजेज हैं, यही चीज़ें बताएंगी कि अगर आप स्टक हो गए कहीं तो कैसे ग्रो करना है आपने, और अपने रिलेशन को कैसे लेके चलना है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट। अच्छा जी, ये भी एक समझने की जरूरत है कि जी आप बीइंग एन HRBP, आपके रोल में से ये भी एक रोल है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है और लोगों के काम करने के एक्सपीरियंसेस हैं उसको कितना खुशगवार बनाते हैं, कितना मजबूत बनाते हैं, कितना स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। फोकसिंग ऑन पीपल एंड ऑन हाउ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैन हेल्प achieve organizational goal is one of the core responsibilities of future ready HRBP. स्ट्रेटेजिकली HR को स्ट्रांग करने की जरूरत है, कल्चर को और एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को, लोगों के काम करने के तरीकाकार को। क्योंकि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जाएंगे ना, तो वो फिर आपके एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे और वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करेंगे, और हमेशा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एनवॉय या एडवोकेट या इवेंजलिस्ट बन के रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो होनी चाहिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वे में, इस स्लाइड में फिर इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, और यही बातें जो हम बार बार रिपीट भी करेंगे ना। NHRBP नीड्स मैनी स्किल, बहुत सारी स्किल्स की जरूरत है। HRBP को बहुत सी चीजें चाहिए। सबसे पहले कि उसके पास, उसको डाटा ड्रिवन होना चाहिए, डाटा निकालना आना चाहिए, डाटा को रीड करना आना चाहिए, डाटा की लिटरेसी को आनी चाहिए, डाटा की बना के एक्यूरेट डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग उसको आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा कैसे ड्राइव करते हैं, और फिर डाटा को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, डाटा को डिज़ाइन कैसे करते हैं, और डाटा को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी डाटा उनको मिलता है HR ऑटोमेशन के सिस्टम से, वो उसके ऊपर कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि HRBP का जुज़वे लाइन फिक कह सकते हैं या इंटेग्रल पार्ट के कहा जा सकता है, दैट इज बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस की सेंस हो, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, उसको समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, उनको पता हो कि मार्केट की ग्रोथ कैसे जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे जा रही है जिसमें वो काम कर रहे हैं, और क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ मार्केट की ग्रोथ से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, और ये भी ज़रूर कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो किस तरह से फ्लोरिश कर रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब समझने की ज़रूरत है उनको ना। तो उसके लिए सेंस होगी तो आप वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ना शुरू कर देंगे, आप
पाकिस्तान में भी जो बिजनेस न्यूज़पेपर आते हैं, जो डॉन है या और इस तरह का है, एक अखबार होता है, कौन सा अखबार होता है, फ्राइडे, जो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा जाता है, इस तरह ना बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, जिसमें बिजनेस, सिर्फ बिजनेस की न्यूज होती है। कराची का अखबार है एक ना, बिजनेस रिकॉर्डर, बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह ना। तो इस तरह की आप इनिशिएटिव लेंगे ना, इस तरह की इनिशिएटिव लेंगे तो फिर आप की बिजनेस लिटरेसी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। और फिर आप न्यूज वीक पढ़ेंगे या और भी जो ग्लोबली, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जी मैंने बता दिया, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, फाइनेंशियल जर्नल्स है, वो आप स्टडी करेंगे। ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, वो आप स्टडी करेंगे ना, पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके अंदर एक बिजनेस सेंस क्रिएट हो जाएगी, बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन, कि आप डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करते हो। ये ना हो कि आप कोई चीज आए तो सबसे आखिर में उसको अडॉप्ट करने वाले आप हो, वो भी पुश करने के ऊपर ना। ठीक है जी। आप हमेशा चेंज के लिए रेडी रहें, डिजिटलाइजेशन के लिए रेडी रहें। और फिर उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेट इज लोगों की एडवोकेसी, जो कोर फंक्शन है एचआर का, उसके लिए भी उसको कभी फरामोश ना करें। हमेशा लोगों के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए काम करें, अपने लोगों की वेलबींग के लिए काम करें, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए काम करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन पीपल थिंक ऑफ एचआर, दे फोकस मोर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड लेस ऑन द डेटा साइड, राइट? हाउएवर दैट्स द कंप्लीट अपोजिट फॉर एन एचआरबीपी। जो पहले बात कर रहे हैं ना, पुराना जो ट्रेडिशनल एचआर है, वहां पे जब भी बात की जाती है तो वो क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ज्यादा होते हैं ना, निकाल लिया, फायर कर दिया, पनिशमेंट दे दी, ठीक है जी, एब्सेंट लगा दी, ये इस तरह की चीजें ना। तो इधर से निकल के स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत है, और स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत के लिए एचआरबीपी का रोल इवॉल्व हुआ ना। ठीक है जी। तो जो कि बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना है, यहाँ पे आपको क्लैरिकल काम नहीं करना, लेबोरियस वर्क नहीं करना, रिपीटेटिव टास्क नहीं करने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं करने ना, क्योंकि टिकट्स बुक कराना, ये कराना, वो कराना, जो ज्यादातर होते हैं ऑफिस में, उनके लिए अलग रिसोर्स होगा। लेकिन जब आप एचआरबीपी के तौर पे काम कर रहे हैं या एचआर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपका रोल ये नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है लेकिन ज्यादा ये नहीं है ना। ठीक है। तो उसमें फिर आपका मेन काम यही है कि बीइंग एन एचआरबीपी, एचआर बिजनेस पार्टनर, फिर आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज होनी जरूरी है। ठीक है। फिर उसके ऊपर देखते हैं, ये स्किल नीडेड फॉर एन एचआरबीपी, कौन कौन सी स्किल चाहिए एचआर, एक वो जो सक्सेसफुल एचआरबीपी होने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे वैल्यूएबल जो है ना स्किल, चाहे आप एचआर में काम कर रहे हो, चाहे फाइनेंस में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज में काम, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, ये कोई भी कम्युनिकेशन का वे हो ना, इस मीन कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई नेटवर्किंग क्रिएट नहीं कर सकते, किसी से लिंकेज नहीं क्रिएट कर सकते, नए एरियाज एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंक्यूजिटिव नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। ये भी जरूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि एचआर के लोगों को तो पब्लिक स्पीकिंग भी करनी पड़ती है, टाउन हॉल में एड्रेस भी करना पड़ता है। ठीक है, लोगों तक मैसेज भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, राइट? उसके बाद जो बातें हमने पहले कर ली हैं, बिजनेस अकाउंट के बारे में, बिजनेस लिटरेसी होनी चाहिए, जो हमने बड़ी डिटेल से बात कर ली, राइट? डाटा के हवाले से भी हमने बड़ी बात कर ली कि डाटा की लिटरेसी होनी चाहिए, डाटा का यूज करना आना चाहिए, डाटा को डेवलप करना आना चाहिए, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, डाटा को उसके क्या कहते हैं, रिफर्बिश करना आना चाहिए, रीडिजाइन करना आना चाहिए, वो जो मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं, वी लुकअप वगैरह, उनके बारे में पता हो ना। ठीक है, एक्सेल की शीट के अंदर एनालिसिस कर सकें, डैशबोर्ड बना सकें, ये भी बड़ी जरूरी चीज़ है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई भी काम करना हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसकी डेडलाइन, उसकी उसकी कंटीजेंसीज, ठीक है, उसकी फिजिबिलिटीज, इन सब के बारे में उनको पता हो, फिर उनको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो ना, तो एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी ख्याली पुलाव बना लें, कुछ भी प्लान बना लें, कोई भी चीज डिजाइन कर लें, डेवलप कर लें, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते आप, तो इट्स मीन कि वो यूजलेस है, या वो फिर क्या होगा, ट्रैश में चली जाएगी, रद्दी की टोकरे में चली जाएगी,
वेस्टेज हो जाएगी, हालांकि जिसके ऊपर आपने टाइम ज़ाया किया होगा। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि क्या आप किस तरह से अपने आप को लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी काम करना हो, उसको कंप्लीट करना आपको आता हो, टास्क ओरिएंटेड अगर आप हैं, तो आपका बिलीव हो कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे करना है, प्रोजेक्ट को लेके कैसे चलना है, राइट। फिर है चेंज मैनेजमेंट, कि जो भी चेंजेस आ रही हैं सेक्टर के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप जिधर भी काम कर रहे हैं, उन चेंजेस को आप कैसे हैंडल करते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ सकती है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ सकती है, काम करने के तरीकाकार में चेंज आ सकती है, और एम्प्लॉय वेलबींग के अंदर चेंज आ सकती है, या जैसे एचआर के अंदर चेंज आ सकती है, लोगों की हायरिंग के प्रोसेस में चेंज आ सकती है, ईआरपी सिस्टम के अंदर चेंज आ सकती है, कुछ भी चेंज आ सकती है। तो उसके लिए हमेशा रेडी रहना, और उसके लिए लोगों को भी यानी कि लोगों को भी तैयार करना, लोगों को भी उसके लिए कन्विंस करना, बीइंग एन एवेंजलिस्ट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चेंज को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा टीम वर्क, पार्टनरशिप, एचआरबीपी तो है ही टीम वर्क का नाम। टीम का मतलब क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो पार्टनरशिप करनी आती हो, ये ना हो कि आपने साइलो में बैठ जाए अलग जाके, अपने अलग गोशे तन्हाई इख्तियार कर लें और उसके बाद बस ठीक है जी, और पार्टनरशिप पे बिलीव ही ना करें, और पार्टनरशिप की तरफ आने की कोशिश भी ना करें ना किसी को पार्टनरशिप के लिए इनवाइट करें। तो ये भी ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से गुरेज करें, फोकस अपना पार्टनरशिप के ऊपर रखें। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये वो स्किल्स हैं जो कि हर जो एचआरबीपी, एचआर बिजनेस पार्टनर है, उसके अंदर होनी जरूरी है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं जी और क्या चाहिए। अब हम जो चीजें हमने पढ़ ली है ना, स्टडी कर ली है, डाटा लिटरेसी एंड पीपल एडवोकेसी, बिजनेस एक्वामेन, ठीक है, डिजिटल इंटीग्रेशन, उनको वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। हमने बहुत तरीके से पढ़ लिया। डाटा लिटरेसी, आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना अपने सिस्टम से, एचआर ऑटोमेशन से, डिजिटलाइजेशन से, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से आप काम करते हैं, डाटा जो आपने खुद इनपुट किया हुआ है। सिस्टम में इतनी प्रोविजन मौजूद होती है कि आप जो ग्रेजुअली डाटा है उसके अंदर डालते चले जाते हैं, हायरिंग के ऊपर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिपोर्ट के ऊपर, अप्रेजल के ऊपर, या कोई और भी चीज़ें डालते हैं, जो रिपोर्ट डालते हैं, तो वहाँ से एक डाटा स्टैब्लिश होता जाता है। फिर वो आप जिस तरह का डाटा आपको रिक्वायर्ड है, आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, बहुत से एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ डाली, ठीक है, आपने उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली होगी, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस डाले होंगे, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाली होगी, प्रीवियस एक्सपीरियंस डाले होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसमें है की हुई हैं, उनकी अचीवमेंट आपने प्लग इन की होगी, इनकी अचीवमेंट के बारे में बताया होगा। ये सब चीजें अब जो सिस्टम मौजूद है, सिस्टम के अंदर प्रोविजन है, सिस्टम आपको रिपोर्ट्स निकाल के देता है एक्सेल के अंदर, या किसी और तरीके से, किसी की डेट ऑफ बर्थ देखनी है, सीनियरिटी देखनी है, या कोई और डिसीजन करने के लिए उसका टेन्योर देखना है, ठीक है जी, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है, जो कुछ उसकी अचीवमेंट है वो देखनी है। तो फिर आपके लिए रिपोर्ट आ जाइए, जो रिपोर्ट आप निकालेंगे एक्सेल के अंदर, या किसी तरह किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड सीएसवी जो होती है उसमें निकालेंगे, या किसी भी तरीके से निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेगी, वो आपको हेल्प करेगी कि आप उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे। इसमें एक बड़ा जुमला लिखा हुआ है, मैंने इसमें लिखा है कि जी, गोन आर द डेज वेयर एचआर कुड रिएक्ट बेस्ड ऑन गट फीलिंग। एक बड़ा वर्ड यूज किया जाता था जी, ये तो मैंने डिसीजन अपनी गट फीलिंग के ऊपर किया है। तो गट फीलिंग के ऊपर किया गया डिसीजन कहीं पे भी काबिल कबूल नहीं होगा, तो उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर आपको उसके कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ जाएंगे। जो डिसीजन आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर करते हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता ना कि आपकी गट फीलिंग, आपने इतना ज्यादा रिलाई कर लिया अपनी गट फीलिंग के ऊपर कि आपकी उस गट फीलिंग की वजह से किसी का कैरियर खराब हो जाए, किसी की कैरियर डिस्टर्ब हो जाए, किसी का प्रोफेशन डिस्टर्ब हो जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आप डिसीजन अपनी गट फीलिंग के ऊपर ले लें, फिर आप आपकी उस गट फीलिंग की प्राइस उसको पे करनी पड़े, उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़े, उस डिपार्टमेंट को पे करनी पड़े ना। तो ये कोई जवाब नहीं है कि मैंने अपनी गट फीलिंग की बेस पे, अपने सिक्स सेंस की बेस पे ये वाला डिसीजन ले लिया, ठीक है जी। ऑन द कंट्री, एनएचआरबीपी नीड्स टू बी एबल टू रीड a dashboard and reports with complex data and act on that data। actionable जो insight मिलेगी
उसके ऊपर एक्ट भी करना है, काम भी करना है, ठीक है, एक्शन प्लान भी बनाना है। ये नहीं हो सकता कि आप गट फीलिंग के ऊपर रिलाई करें और समझें कि जी जो करेंगे वो ठीक होगा। ऐसा हो नहीं सकता ना। अब चीजें बदल गई हैं, अब चीजें लॉजिक पे चलती हैं, दलील पे चलती हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिक पे चलती हैं, डाटा पे चलती हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए ना, ठीक है। तो जरूरी है कि आप डाटा लिटरेसी करते हो, डाटा को सही तरह से डालें, और फिर डाटा के ऊपर जो एक्शनेबल इंसाइट्स मिले उन पर भी, ठीक है जी। तो इसको समझने की जरूरत है कि आप, एज वी हैव मेंशन अबाउट, पहले भी हमने मेंशन कर दिया, बता भी दिया, बिजनेस कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस प्रिंसिपल्स, बट अंडरस्टैंड रिस्क, लैंड रिवॉर्ड एंड बिजनेस आउटकम, ठीक है। बिजनेस के अंदर कॉस्ट जो है ना, वो ये नहीं है, आपका होना भी बिजनेस के अंदर एक कॉस्ट है, ठीक है। आपकी जहाँ पे आप बैठते हैं जिस सीट पे, उसकी भी एक प्राइस है, उसकी भी एक कॉस्ट है। जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने 24 आवर्स में से जो टाइम गुजारते हैं, अराउंड 50% टाइम या मोर देन 50% टाइम गुजारते हैं, उसके वहां होने की भी एक कॉस्ट है ना। कहीं पे भी आप फ्री में तो हो नहीं सकते, घर में हो या कहीं पे भी हो, आपकी कॉस्ट है ना। तो ये सारा का सारा ये कॉस्ट है, ये बेसिकली इसको समझने की जरूरत है। इफ एन HR business partner for a printer manufacturer does not understand the printer business, they will not be successful in the role. अगर आप अपने बिजनेस को समझते नहीं है, अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, तो आप कामयाब हो नहीं सकते अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या करता है, आपको पता ही नहीं है। कोई भी आपको बेवकूफ बना के जा सकता है, कोई भी आपको फूल बना के जा सकता है, कि भाई आप तो ये समझ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो वहां पे फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दे वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन देयर रोल, ठीक है। इन अदर वर्ड, दे नीड टू बी बिजनेस सेवी, टेक सेवी कहते हैं बिजनेस सेवी। तो उनको फिर बिजनेस का कीड़ा होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए बिजनेस के आउटकम, ठीक है जी। फोरकास्ट के बारे में पता हो, टारगेट का पता हो, बिजनेस की ग्रोथ का पता हो, बिजनेस मॉडल का पता हो, तो ये सब चीजों के बारे में अवेयर होना जरूरी है। दिस इज अंडरस्टैंडेबल थिंग। तो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाजमी है। ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये ना हो कि बिजनेस की तरफ जाते हुए, डाटा लिटरेसी को जाते हुए लोगों को भूल जाएं, जिसके लिए आप हैं, जिनके आप एडवोकेट हैं। द फर्स्ट जॉब ऑफ एन एनी HR पर्सन इज टू सपोर्ट द बिजनेस, बट ऑफन HR डज सो थॉरो advocating for the people. Companies cannot survive and succeed without good people who are treated fairly and rewarded for their good work, ठीक है। जो कुछ अचीवमेंट हो रही है, आप उनको रिवॉर्ड करें, फेयरली रिवॉर्ड करें, ठीक है, उनको फेयरली ट्रीट करें, ठीक है जी। तो एक HRBP को लोगों का एडवोकेट होना चाहिए फॉर एम्प्लॉयज एंड पुश बैक व्हेन नीडेड। डूइंग दिस प्रॉपरली प्रोटेक्ट द बिजनेसेस फ्रॉम लॉसूट, अनवांटेड टर्नओवर एंड अनहैप्पी एम्प्लॉयज। अगर आप लोगों की एडवोकेसी करेंगे, अपने इस रोल को फरामोश नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। कोई ग्रीवेंस नहीं आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई लॉ सूट, कोई इस तरह की चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मसला हो जाए सर्वाइवल का, या कोई लिटिगेशन में जाना पड़ जाए, ठीक है, या कोई अनहैप्पी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं, जिनको डील करना इजी ना हो। जी। अब ये देखते हैं जी, जो हमने सारा वो 3-4 चीजें जो थी, जो लाजमी चीजें थी ना, वो हमने तो अंडरस्टैंड कर ली, उसकी समझ भी आ गई होगी ना। कि जी अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या है HRBP के ना, यानी ये इस सिस्टम को लेके आने का बेनिफिट क्या है, हुआ क्या है, फायदा क्या हुआ है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इसका क्या क्या फायदा हुआ, कौन कौन सी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी आगे मसाला आएगी, एग्जाम्पल्स आएंगे कि उन्होंने किस तरह से सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। इस इम्प्लीमेंट करने से, HRBP के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से उनके उन ऑर्गेनाइजेशन की ने किस तरह से ग्रो किया, उनमें कितना फर्क आया, ठीक है जी। बेनिफिट क्या है ये, अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। इंश्योर HRBPs इंश्योर HR इनिशिएटिव्स अलाइन विद एंड सपोर्ट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड गोल्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, कि ओवरऑल जो गोल्स हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उनके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ये इंश्योर करेगा HR बिजनेस पार्टनर ना।
ये नहीं है कि कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए या कोई डेविएट हो जाए, तो उनको सही रास्ते पे रखना भी एचआरबीपी का काम है। इंक्रीज बिजनेस पार्टनरशिप, एचआरबीपी बिल्ड इफेक्टिव पार्टनरशिप विद बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड प्रोवाइड एचआर सॉल्यूशंस, के जो भी उनकी नीड्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनकी नीड्स हैं उनके नीड्स के हवाले से एचआर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जो उनको चाहिए, राइट। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए, ये भी जरूरी है। और वो बेहतर से बेहतर कैसा होगा कि जैसे कि आप उनके लिए फैसिलिटेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको एम्पावर करें, उनकी कैरियर के ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, उनकी कैरियर डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दें, राइट। ठीक है जी। इम्प्रूव्ड एचआर सर्विस डिलीवरी, एचआरबीपी इंश्योर्स एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी डिलीवरी ऑफ एचआर सर्विसेज लाइक पेरोल, बेनिफिट्स, कंप्लायंस। ठीक है जी, जो कुछ भी है उसको स्पीडी करें, स्पीड के साथ करें, ठीक है जी। उसको फॉरन सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करें, ये आप कर सकते हैं ना। इनहांस टैलेंट मैनेजमेंट, और फिर HRBP drives talent acquisition, development, retention and succession planning tailored to business need, कि वो ऐसी ऐसी चीजें ड्राइव करेंगे जिसकी वजह से टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर वो सपोर्ट करें, टैलेंट एक्विजिशन के हवाले से, उनको डेवलप करने के हवाले से, उनको रिटेन करने के हवाले से ना, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज डिजाइन करें, सक्सेशन प्लानिंग भी डिजाइन करें, ताकि उस सक्सेशन प्लानिंग से उस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की नीड्स फुलफिल हो रही हो, राइट। स्ट्रेटेजिक चेंज मैनेजमेंट, HRBP enable and support organizational change initiative related to people and culture, कि स्मूथ वे में जो भी चेंज मैनेजमेंट है उसको करें। ये ना होगा कोई चेंज किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बहुत बड़ा कल्चरल शॉक बन जाए, ठीक है ना, कल्चरल शॉक बन जाए या कुछ और हो जाए ना, ठीक है जी, लोग कहेंगे ये क्या चीज लेके आ गए, अल्टीमेटली फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़े, और फिर क्या हो कि जो चीज आप इस नुक्ता नजर से, इस माइंडसेट के साथ लेके आए थे कि इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशन स्मूथ होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ऐसे होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह देखा गया है ना, कि जी उस इस तरह देखा गया है कि कैसे ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है ये आप इसको देखिएगा, ये डिटेल से एक ये है स्लाइड है, और बड़ी इंफॉर्मेटिव स्लाइड है ये, आप डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम देखते हैं ये स्लाइड जो आपको नजर आ रही है कि जी HRBP इन एक्शन, किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने इसने इम्पैक्ट डाला HRBP ने, राइट। सबसे पहले तो अमेजोन देखते हैं, अमेजोन के ऊपर ये वाला मॉडल आया तो उसने किस तरह से इम्पैक्ट डाला। अमेजोन HRBP पार्टनर विद टेक टीम्स टू अंडरस्टैंड स्किल नीडेड एंड हायर टैलेंट, they also manage performance reviews and address employees concerns। एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर समझना चाहिए। उन्होंने पार्टनरिंग की टेक टीम के साथ वहां पे हायर किया, जिसकी वजह से यानी अमेजोन के अंदर इस सेगमेंट के अंदर काम करने की जरूरत थी, और इस सेगमेंट में HRBP ने अपना रोल प्ले किया है। गूगल क्या है, गूगल HRBP फोकस ऑन एम्प्लॉयज एंगेजमेंट थ्रू फीडबैक, सर्वेज, कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स एंड डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स। डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स देना आसान काम नहीं है, इसमें आपको बहुत से लोगों को उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको वैल्यू देनी पड़ती है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, भले वो किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी एथनिक जगह से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी एज से हो, किसी भी लोकेशन से हो, आपको एक्सेप्ट करना है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, गूगल ने ये किया, गूगल में HRBP ने ये चीजें की, लोगों की एंगेजमेंट लेवल बढ़ा दिया, लोगों का जो एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करा दिया ना। माइक्रोसॉफ्ट HRBP enables managers through training and tool for recruitment, compensation planning and succession management। ये वाले टूल्स यूज किए माइक्रोसॉफ्ट ने, और वहां पे HRBP ने अपना रोल इस तरह से प्ले किया। एप्पल HRBP build relationship with business leaders to align HR strategies with business goals and foster an innovative culture। देखेंगे आप, जब ये देखेंगे ना, ये मॉडल देखेंगे, HRBP के एक्शन देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इन HRBP के एक्शन की वजह से जो स्ट्रेटेजी थी, जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से काम की, इन टूल्स की वजह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने एरिया में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो किया। ठीक है, IBM HRBP यूटिलाइज वर्कफोर्स एनालिटिक्स टू प्रिडिक्ट एंड मीट फ्यूचर स्किल नीड। दे आल्सो फैसिलिटेट चेंज मैनेजमेंट ड्यूरिंग एक्विजिशन। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि IBM का क्या था
एक्सपीरियंस रहा, आईबीएम ने कौन कौन सी चीजों को यूज किया, आईबीएम ने किस तरह से काम किया, राइट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एचआर का जो फ्यूचर है, एचआरबीपी का फ्यूचर किस किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कैसे कैसे काम कर सकता है, राइट। तो उसमें देखते हैं कि एचआरबीपी इज अडॉप्टिंग मोर डाटा ड्रिवन अप्रोच। ज्यादा से ज्यादा डाटा आएगा, डाटा रिफाइन होता जाएगा, डाटा डाटा की लिटरेसी बढ़ जाएगी, ये चीजें अब ज्यादा से ज्यादा होंगी ना। और फिर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा की ट्रांसलेशन जो है वो चेंज होती चली जाएगी। तो मोर डाटा डाटा के ऊपर ज्यादा काम होगा, और डाटा एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, फ्रीलांसर काम करते हैं। डाटा तो बेसिकली एक आपका समझ लें कि एसेट है, ठीक है, और बड़ी कीमती चीज है। एचआर भी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्विपमेंट, ये तो जरूरी है कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और बिजनेस की जगह पे जाके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि बिजनेस की नीड को फुलफिल कर सकें, राइट। एचआर भी फोकसिंग मोर ऑन टैलेंट स्ट्रेटजीज, टैलेंट के हवाले से वो स्ट्रेटजीज डिजाइन करें। टैलेंट को एक्वायर किस तरह करना है, टैलेंट को रिटेन किस तरह करना है, टैलेंट को डेवलप कर किस तरह करना है, टैलेंट को सेटिस्फाई कैसे करना है, और टैलेंट को वो सेटिस्फेक्शन से नेक्स्ट लेवल जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये भी जरूरी है। एचआरबीपी ड्राइव्स कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के, जो मैंने जो बात की कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उनको स्मूथली लेके चलना भी एचआर बिजनेस पार्टनर का काम है, जो प्रीवियसली कंसिडर नहीं किया जाता था, ताकि लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको कभी कल्चरल शॉक ना लगे, कुछ डिफरेंट चीजों को देखेंगे, देख के या डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके उनको कोई प्रॉब्लम, उनके लिए कोई चीज प्रॉब्लमेटिक ना हो, ठीक है जी। एचआरबीपी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ हम आते हैं जो बात करते हैं, ठीक है जी। अलाइन एचआर स्ट्रेटेजीज विद बिजनेस गोल्स, ये हमने स्टडी कर लिया, देख लिया। सपोर्ट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉय लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, और लोगों की डेवलपमेंट को अपनी कोर कोर एरिया ऑफ वर्क समझने की जरूरत है। प्रोवाइड ट्रेनिंग, कोचिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसा एनवायरनमेंट को फोस्टर करें जहाँ पे लोगों की जो ग्रोथ है वो नरिश हो। मैनेज परफॉर्मेंस, सेट गोल्स, प्रोवाइड फीडबैक्स एंड कंडक्ट रिव्यूज, इन सब चीजों को भी वो जरूरत है कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश है कि इस किस तरह से मैनेज करते हैं वो, ठीक है जी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ परफॉर्मेंस को मैनेज करना नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए टूल्स भी प्रोवाइड करनी है, इक्विप भी करना है लोगों को, और फिर साथ में इनेबल भी करना है लोगों को कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। लीड चेंज मैनेजमेंट, वही चेंज की बात की जो है, तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुकी हैं और बात कर भी चुकी है ना, कि किस किस चीज को किस किस तरह से देखना है, ठीक है जी। बिजनेस की जो सपोर्ट नीड है, बिजनेस की जो जरूरत है उसको फुलफिल करना हमेशा से प्रायोरिटी ही रहेगी एचआरबीपी की ना, ठीक है जी। बिजनेस इक्विपमेंट फॉर एचआरबीपी, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशंस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर काम करते हैं, रिटेल आउटलेट है आपकी, ठीक है जी, रिटेल मार्केट में काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो फिर उसकी ऑपरेशन को भी समझने की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। और इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, जो हम पहले बात कर चुके हैं जी, जो भी फाइनेंशियल डाटा आपके पास आता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। जो ग्राफ्स हैं, जो डाटा आप इकट्ठा करते हैं, जो डाटा आपको मिलता है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते ना। कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, नीड टू प्रोवाइड इनसाइट टू एग्जीक्यूटिव टू हेल्प मेक इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एचआरबीपी का जो है ना, एचआर बिजनेस पार्टनर का बड़ा क्लोज लाइसेंस होता है, जो सी सूट लीडरशिप है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ ना, तो वो हमेशा उनको फिर इम्पैक्टफुल किस्म की रिपोर्ट्स, फीडबैक प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कि दो वो हमेशा उनको लूप में रखें और उनको अपडेट रखें और उनको गाइड करें, बताएं अपने एचआर, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंजेस हैं या ग्रोथ है, जो भी ग्रोथ है या जो भी प्लानिंग है उसके हवाले से, ठीक है। एचआरबीपी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस अकाउंट टू इफेक्टिवली पार्टनर विद बिजनेस एंड ड्राइव इम्पैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी उसका काम इम्पैक्टफुल होने की जरूरत है। अभी जो हम इसमें देखते हैं जी, फ्रेमवर्क क्या है, वही जो हम बात करते थे ना, एचआरबीपी मॉडल फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को भी अंडरस्टैंड करें, समझने की जरूरत है, और इसको जहाँ पे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फ्रेमवर्क अप्लाई किए गए होंगे उन फ्रेमवर्क को उस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। एचआरबीपी शुड फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप विद बिजनेस यूनिट्स
लीडर बाय टेकिंग द टाइम टू अंडरस्टैंड देयर नीड। ऐसे नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी कर ली और सिर्फ बस आपको पता है कि कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है। ना उनके प्रॉब्लम्स के बारे में आप वाकिफ हैं, ना उनके चैलेंजेस के बारे में आप वाकिफ हैं, ना आपने उनसे डिस्कस किया। जो बिजनेस यूनिट लीडर्स हैं, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस, लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करें। एचआरबीपी शुड एक्ट एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर एंड प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू अलाइन बिजनेस नीड विद इफेक्टिव एचआर इनिशिएटिव। दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से अपने लोगों को गाइड करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। ड्राइव बिजनेस प्रायोरिटीज, HRBPs must understand the business priorities and ensure the HR functions support and enable the business strategy। ठीक है जी। बिजनेस के अंदर जो प्रायोरिटीज हैं, ग्रोथ के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, उनके ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। और जो चीजों को प्रायोरिटाइज करना भी इम्पोर्टेंट है HRBP के लिए, राइट। एन इफेक्टिव HRBP फ्रेमवर्क focuses on building partnership, providing strategic guideline and driving HR initiative aligned to business priorities। तो ये वो बेसिकली फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के आप HRBP के मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे देखते हैं जी, बिजनेस एक्विपमेंट फॉर HRBP। जब बिजनेस एक्विपमेंट की बात करते हैं तो वही जो बात की, पहले भी बात की कि जी ये मेरे ख्याल से हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर ना। अब HRBP का जो रोल है इन टैलेंट मैनेजमेंट, वो क्या चीज़ है? आइडेंटिफाइंग टैलेंट नीड्स, वही जो नीड्स हैं जिस डिपार्टमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए। अश्योरिंग करंट एंड फ्यूचर टैलेंट नीड बेस्ड ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है कि उसको पता हो कि आज की टैलेंट की नीड क्या है और फ्यूचर में किस किस तरह के टैलेंट की नीड हो सकती है ना। सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर उसका फोकस हो। डेवलपिंग अ पाइपलाइन ऑफ फ्यूचर लीडर्स टू फिल क्रिटिकल रोल्स। समटाइम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जो जहाँ पे बड़ा क्रिटिकल कोई रोल है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई रिसोर्स काम कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, वैलिडेशन है की बात कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोई है ऐसा ना, या हेड ऑफ प्लांट ऑपरेशन है, या कोई भी इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की क्रिटिकल रिसोर्स हैं जिनकी ना होने की वजह से या जिनकी ज्यादा देर तक ना होने की वजह से बिजनेस सफर कर सकता है। वो की क्रिटिकल पोजीशन, उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा उसने सक्सेशन प्लानिंग की हो, यानी सक्सेशन प्लानिंग में उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच हो। ये ना हो कि कोई रिसोर्स खाली यानी कि खत्म हो गया, चला गया, मूव कर गया, किसी ने छोड़ गया, उसके बाद को 2-2 3 दिन महीने लग जाए उनको उस रिसोर्स की पोजीशन को फुलफिल करने में ना। टैलेंट एक्विजिशन की स्ट्रेटेजीज डिजाइन करे। अगर कभी हायरिंग नहीं हो रही, लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, लोग आ नहीं रहे, तो फिर उसको देखना चाहिए कि कौन सा वे आउट उसने यूज करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है, राइट। तो HRBP प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन टैलेंट मैनेजमेंट बाय फोरकास्टिंग टैलेंट नीड को फोरकास्ट करना है, डेवलपिंग टैलेंट पाइपलाइन यानी सक्सेशन प्लानिंग करनी है, एंड ड्राइविंग इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, कि फिर वो ही लोगों को रिक्रूट करना है जो प्रॉब्लमेटिक ना हो, जो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक ना हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिव वे के साथ काम करें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो, और जो लोगों को फैसिलिटेट करने वाले हो, टीम वर्क के ऊपर बिलीव करने वाले हो। तो राइट जो है आपने सिलेक्शन करना, ये भी बड़ा क्रिटिकल रोल होता है, राइट सिलेक्शन करना, राइट लोगों को सिलेक्ट करना, क्योंकि फिर अगर राइट डिसीजन अगर यहाँ पे आप करते नहीं तो इसकी वजह से आपको भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है कि अगर आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होती। जी, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं जी। ब्रिजिंग द गैप, अलाइनिंग HR गोल्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया डिटेल के साथ। जहाँ पे कोई गोल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं कर रहा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, तो वहाँ पे उसको मैच कराना है, उसको रेक्टिफाई करना है। कोलैबोरेटिंग विद लाइन मैनेजर फॉर रिक्रूटमेंट, जब आपने रिक्रूटमेंट करनी है ना किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो आपने लाइन मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करना है, उनसे फीडबैक लेना है। ये ना हो कि अपनी मर्जी से रिक्रूटमेंट कर लें, ताकि आप राइट कैंडिडेट ढूंढ के देखें। अगर वो रेफर भी करें किसी को, तो तब भी आपने थ्रू प्रोसेस में से गुजरना है, जो ड्यू प्रोसेस है उसमें से गुजरना है, और उसके बाद उनकी कंसेंट के साथ
हायरिंग करनी है, क्योंकि काम उन्होंने उससे खुद लेना है। ठीक है। टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू स्किल गैप्स, फिर आपने जो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करनी है ना, टीएनए बनाना है, उसके ऊपर टीएनए डेवलप करना है, उस हिसाब से फिर स्किल गैप्स को भी आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके हिसाब से इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाना है। ठीक है। और फिर उनके लिए ट्रेनिंग भी डिजाइन करनी है। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट है। बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एचआर एंड द बिजनेस, एचआर बिजनेस पार्टनर कैन ड्राइव impactful talent program that enable organizational success. This is important to understand, right? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जब बात कर रहे हैं तो फिर देखिए ऑब्जेक्टिव सेटिंग भी करानी है। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा। ठीक है जी। गोल सेट करने हैं, केपीआई सेट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को लेके इस तरह चलना है। मेजरेबल, अचीवेबल, स्मार्ट की हमने बात कर चुके हैं। ठीक है। अलाइनिंग विद बिजनेस गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो अलाइन करते हो बिजनेस गोल के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ना। इंश्योर एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव सपोर्ट। ठीक है जी। और यानी कि जो भी आप कर रहे हैं गोल्स और स्ट्रेटेजी डिजाइन की हैं, उनको सब अलाइन करती हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज के साथ। ठीक है। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू कराना है, सारा का सारा आपने ऐसा करना है। लिंकिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, जो भी इंडिविजुअल आया ना उसको ऑर्गेनाइजेशन की जो बिग पिक्चर है उसके साथ कनेक्ट कराना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसके साथ कनेक्ट कराना है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसके साथ कनेक्ट कराना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ना हो कि लोगों को, आपके पास जो लोग काम करते हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट ना पता हो, ऑर्गेनाइजेशन का विजन ना पता हो ना। ठीक है जी। तो अलाइनिंग एम्प्लॉय गोल्स टू बिजनेस स्ट्रेटजी थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है। अलाइन कर लेंगे आप जो एम्प्लॉय के गोल्स है और बिजनेस स्ट्रेटजी उन सबको, ताकि एक ही डायरेक्शन में सब चलें और ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। अब चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे। पिछली दफा में हमने बात की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे। चेंज मैनेजमेंट किस तरह होगी, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, कल्चरल शिफ्ट कैसे आप हैंडल करेंगे, कल्चरल शिफ्ट को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से है। और एम्प्लॉय के कंसर्न को किस तरह से करना है। चेंज मैनेजमेंट बड़ा क्रिटिकल किस्म का टॉपिक है जो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वहां पे यही चैलेंजेस आते हैं जिनको आपने फुलफिल करना है स्ट्रेटेजिकली, राइट। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एनेबल स्मूथ ट्रांजिशन एंड कंटिन्यूड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट जी। डिसीजन मेकिंग के अंदर किस तरह से आपने एनालिटिकल होना है, डाटा ड्रिवन एचआरबीपी, हमने डाटा के ऊपर बहुत बात कर ली। प्रेडिक्टिव डाटा जब हमें करना है, डाटा एनालिसिस करना है, उसकी बेस पे डिसीजन बनाना है, तो किस किस तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और कौन कौन से टूल्स को किस किस तरह यूज करेंगे। ठीक है। एक तो आपने एचआरबीपी एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल डाटा टू गाइड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। दूसरा क्या है, प्रिडिक्टिव एचआर एनालिटिक्स, एडवांस्ड एनालिटिक्स टू प्रिडिक्ट आउटकम्स लाइक परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन। ठीक है। इनहांसिंग एक्सपीरियंसेस, लेवरेज डाटा इनसाइट टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस ले किस तरह से आपने डाटा को देखना है और उससे क्या क्या फायदे उठाने हैं, और डाटा के ऊपर जो एनालिसिस करना है वो किस किस तरह से हो सकता है, प्रेडिक्टिव भी हो सकता है, और उसके अलावा जो करंट हफ्ते का हो रहा है उसमें भी चल रहा है। जी। अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करते हैं, राइट जी। बिल्डिंग रिलेशनशिप है, फीडबैक किस तरह से लेना है, सर्वेज किस तरह से कराने हैं, एंगेजमेंट प्रोग्राम किस तरह से डिजाइन करने हैं, ये सब एचआरबीपी का रोल में है और एचआरबीपी ने ये करना है। ठीक है जी। उसको ये करना पड़ता है, उसने ऐसे इनिशिएटिव लेने हैं कि जिससे 360 डिग्री फीडबैक भी मिल रहा हो और एंगेजमेंट प्लान भी डिजाइन हो रहे हो, और जो लोगों की आपस में हार्मोनी है, रिलेशनशिप है, वो भी स्टैब्लिश हो रहे हो। बाय प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एचआरबीपीज कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट। यस। कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी। फैसिलिटेशन, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। ठीक है जी। आप एचआरबीपी जो है ना वो कोलेबोरेशन के बगैर और कम्युनिकेशन के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते।
सक्सेसफुली अपना रोल एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये भी जरूरी है कि फैसिलिटेटिंग क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन, एचआर बिजनेस पार्टनर शुड प्रमोट open communication across department by organizing team building activities and establishing clear channels for sharing feedback। ठीक है जी, आपने ये करना है कि कम्युनिकेशन करनी है, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी करनी है, आपने डिपार्टमेंटल हेड के साथ कम्युनिकेट करना है, डिपार्टमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स देने हैं जिसकी वजह से लोगों की जो कम्युनिकेशन है, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन, वो स्ट्रांग हो। यानी फाइनेंस वालों की एचआर के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, अकाउंट्स वालों की जो सप्लाई चेन है, किसी सब लोगों की, सब लोग बेसिकली यानी सिंगल पेज पे आ जाएं, वन पेज पे आ जाएं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, और उनके बीच में गैप्स ना हो, उनके बीच में ब्रिजेस क्रिएट करें, हार्मोनी क्रिएट करें, ताकि एक दूसरे के करीब हो जाए वो ना। जी, रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग एचआर इन बिजनेस डिस्कशन। ठीक है जी, जो भी बिजनेस डिस्कशन, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी ना, कोई भी बिजनेस डिस्कशन हो रही वहां पे आप एचआर पीपल शुड पार्टिसिपेट in strategic planning to provide HR expertise and represent employees' need when business decisions are being made। बिजनेस की लिटरेसी होगी ना आपके पास, तो तब भी आपकी वैल्यू होगी, तभी आपको लोग इनवाइट करेंगे डिसीजन करने के हवाले से, और फिर आपके साथ शेयरिंग भी होगी ना, आपकी वैल्यू होगी, आपकी वेटेज होगी बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल। तो फिर आप जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन कर रहे हैं, उनमें आपकी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्कस करें बिजनेस के ऊपर, बिजनेस डिस्कशन के ऊपर पार्टिसिपेट करें, अपनी ओपिनियन दें, लेकिन साथ साथ अपनी जो लिटरेसी है उसको इंक्रीज करें, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस अकुमेंट, उसकी लिटरेसी को इंक्रीज करना ज़रूरी है। और फिर यह है कि ग्लास डोर पॉलिसी, ओपन कम्युनिकेशन ना, ग्लोबली भी एक ये कल्चर है। आपने एक जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी, एचआर फॉर्म वगैरह जो है, ग्लास डोर। तो ग्लास डोर भी ये है कि आप ओपन कम्युनिकेशन हो, और लोग एक दूसरे तक यानी कि एक्सेस हासिल कर सकें, लोग एक दूसरे को अप्रोच कर सकें, लोग एक दूसरे की तरफ जा सकें ना, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनके कम्युनिकेशन के चैनल ओपन हो। ठीक है, ये ना हो कि जी किसी के साथ आपने बात करनी है तो आपके लिए किसी को अप्रोच करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस तक पहुंचना ही मुश्किल होगा हो। दिस इज अ सोर्स ऑफ ओपन कम्युनिकेशन। इसमें हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं लीडरशिप के साथ, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के साथ, सी सूट लीडरशिप के साथ, ठीक है जी, सीईओ के साथ हम गाए बगाए ऐसी एक्टिविटीज रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, और ओपन फोरम रख सकते हैं, टाउन हॉल मीटिंग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के हवाले से, राइट। अच्छा जी, अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एचआरबीपी का, कि आपने कन्फ्लिक्ट को, कभी भी कन्फ्लिक्ट राइज कर जाए तो आपने उसको डीएस्केलेट करना है, डिफ्यूज करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है जी, उसके अंदर जो इंटेंसिटी है। तो एचआरबीपी की भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिएटिंग एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट की, कहीं पे भी आपको नजर आए कि लोगों के कन्फ्लिक्ट किसी भी बेस पे रेज हो रहे हैं या रेज हो सकते हैं, यानी राइज हो सकते हैं, तो आपने वहां पे उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेविगेटिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, एचआरबीपी कैन कोच managers on how to have sensitive conversation with employees in a constructive way। तो ये भी गाइड करना है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन करना है। ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाफ है वो अपने सबऑर्डिनेट के इस तरह का बिहेवियर इख्तियार करें जिससे ह्यूमिलेशन हो रही हो, लोग ह्यूमिलिएट हो रहे हो ना। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है कि आपने इस पे खबर रखनी है, इस पे यानी लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखनी है। ठीक है जी, मेंटेनिंग अ हारमोनियस वर्क एनवायरनमेंट, सबके लिए ओपन प्लेस टू वर्क बना दें, सब लोगों के लिए बराबरी के मौके उसमें हों। ठीक है, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सब लोगों के लिए बराबर हो, वहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है जी, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एज मीडिएटर एंड कोचेज, एचआरबीपी plays key role in minimizing workplace conflict and disagreement by fostering understanding between employees at all level। This is easy to understand कि एचआरबीपी ने क्या करना है अपने अपने रोल में,
अभी टेक्नोलॉजी को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते ना, तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अब ये सारी चीजें जो HRBP का कंसेप्ट है, इसमें टेक्नोलॉजी ने HRBP को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। देखिए, अगर डाटा डाटा एक्सट्रैक्ट ना हो रहा हो किसी ERP सिस्टम की वजह से, सैप है, ओरेकल है, कुछ भी जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी ना। तो फिर टेक्नोलॉजी है तो वो आप सैप भी यूज कर रहे हैं, ओरेकल भी यूज कर रहे हैं, और भी चीजें यूज कर रहे हैं, so ये जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, तो ये हमने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लिए थे, ये उसके बारे में बताया गया था जी। HRIS, live using HRIS system, human resource information system, automated and streamlined HR processes like recruitment, onboarding and payroll, like हमने जो पढ़ा था ATC, ATS, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेल्प काम करता है। डाटा सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये ना हो कि आपकी लैब्स कर जाए, लोग आपका डाटा लेके चले जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है, ये भी जरूरी है। लेवरेजिंग ERP, इंटीग्रेटिंग, यानी हमने जो ERP को बड़े डिटेल से पढ़ा था, मुख्तलिफ ERP, उनको यूज करने का आपके अंदर हौसला हो, आप उसको यूज भी करें, और वो आप उनको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें, और जल्दी से जल्दी जो भी ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ये भी जरूरी है, ठीक है। ऑटोमेटिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिंग रिप्रेजेंट जी रिपीटेटिव एंड रूटीन HR टास्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। जो चीजें भी रिपीटेटिव हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं, खुद ब खुद हो रही हैं, और बार बार सेम पैटर्न में हो रही हैं, तो उनको हवाले कर दें आप सिस्टम के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दें, सिस्टम के हवाले कर दें, ERP के हवाले कर दें, वो करते रहेंगी, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं है, हर दफा आपने पहिया इजाद नहीं करना। आप उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करें जो आपके टाइम को किल करती हैं, जिसका आउटकम कुछ भी नहीं है ना। एक रोबोट भी वो काम कर सकता है जो काम आप कर रहे हैं, तो उस पर वेस्टेज ऑफ टाइम गैर जरूरी है ना। तो ये जरूरी है कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अल्टीमेटली आपका टाइम सेव होगा, आप लेबोरियस वर्क से बच जाएंगे, आपकी स्मार्ट वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी ना। ये वो चैलेंजेस हैं जो हमें हर जगह फेस करने पड़ते हैं। जब HR ऑटोमेशन की बात करें तब भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, और जब HRBP की बात करें तो तब भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं, जब तक लोग मौजूद हैं तब तक चैलेंजेस भी मौजूद रहेंगे। रेजिस्टेंस कौन सा चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, रेजिस्टेंस टू चैलेंज चेंज। एम्प्लॉय मे रेजिस्ट चेंजेस टू HR प्रोसेस दैट कम विद HRBP इम्प्लीमेंटेशन। लोगों को उनकी सीट से उठा के दूसरी सीट पे बिठाएं, लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, थोड़ी देर तक मुंह बना के रहते हैं, और उठ उठ के दूसरी सीट पे जाना कितना आसान काम है, उस काम को करने में भी कितने मिनट कितने सेकंड तक सोचते रहते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चेंज को मैनेज, जो चेंज है उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। जो लोग रेजिस्ट करते हैं ना चेंज को, नई चीज को कोई अडॉप्ट नहीं करता। बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रोल्स, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल रोल्स हैं, उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना, कहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक होना है, कहाँ पे आपने ऑपरेशनल होना है, वहां पे जो थिन लाइन है वो क्रिएट करना, ये भी बड़ा जरूरी है। और ये ना हो कि किसी एक साइड पे रहें, दूसरे साइड को आप इग्नोर कर दें, राइट। नीड टू बैलेंस देयर स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल विद डे टू डे HR ऑपरेशन, दोनों चीजों को देखना है ना। तो डे टू डे HR ऑपरेशन भी हैं, उनको भी देखें, और एडवाइजरी रोल को भी भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अडेप्टिंग टू इवॉल्व HR टू इवॉल्व बिजनेस नीड, HRBP मस्ट बी agile and adopt HR initiative as business need evolve। जिस तरह बिजनेस की जरूरत ऊपर आई, उसी तरह से आपने को फुलफिल करना है, ठीक है जी। तो ये हर वक्त चेंज के लिए तैयार रहना है, हर वक्त तब्दीली के लिए तैयार रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि जो भी एज पर द नीड, बिजनेस नीड है, जैसे चेंज हुई आपने फौरन चेंज कर लेना है। और सम टाइम अगर चेंज नहीं करते ना, तो फिर आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो चेंज तो अल्टीमेटली आपने करना ही करना है ना। तो फिर ये है कि लो कॉस्ट पे आप चेंज कर लें, बजाय आप हाई के इसके कि आप हाई कॉस्ट पे जाके चेंज करें, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटिंग HRBP रिक्वायर्स ओवरकमिंग दीज की चैलेंजेस थ्रू चेंज मैनेजमेंट, रोल क्लैरिटी एंड एजिलिटी, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी।
फ्यूचर ट्रेंड इन HRBP। अभी जो हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आ चुका है ना, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो अभी ये इन ट्रेंड है। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन वो आ चुकी है। ChatGPT आ चुका है, और भी बहुत सी चीजें आ चुकी है ना, तो जिन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है इस दुनिया में, राइट। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, देखेंगे आपका AI और जो है ऑटोमेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आपके HR को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, लाइक रिक्रूटिंग, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग एंड मोर। ठीक है, कुछ चीजें जो कि आप डायरेक्ट आप ऑटोमेशन पे दे देंगे। तो ये HR का फ्यूचर है, और अभी इसने और भी आना है। रिमोट वर्क का कल्चर आ जाएगा जी, रिमोट वर्क हर बंदा, ये नहीं वो जो पहले होता था ना, फिजिकली आप ऑफिस में आए और आप उसी लोकेशन में हो, उसी सिटी में हो और आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो रिमोट वर्किंग का कंसेप्ट आ गया। अब आपने रिमोट वर्किंग करनी है, ठीक है जी, आप कहीं भी बैठ के, अमेरिका में बैठ के, USA में बैठ के, किसी भी कंट्री का काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी छोटे से शहर में बैठ के, इंडिया के किसी छोटे से शहर में बैठ के, या किसी भी ईरान के किसी छोटे से शहर में बैठ के आप न्यूयॉर्क में बैठ काम कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी है, रिमोट वर्किंग का कल्चर भी आ गया है, आ जाएगा, बल्कि आ चुका है। ठीक है, और आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा आया है ना। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अहमदाबाद में बैठ के HR मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, और 4-4, 5-5 हजार डॉलर ले रहे हैं USA से ना, टाइम उन्होंने मैच कर लिया है। कंटिन्यूस लर्निंग, ये भी हमेशा बिलीव करेंगे कंटिन्यूस लर्निंग पे, हम भी बिलीव करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग पे। किसी पहले जमाने में ये समझा जाता था कि बस जो पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, काफी है। अब किसी जगह पे लग गए हो, बस ठीक है, जिंदगी गुजारो, दिन पूरे करो, और हार्ड टू रिटायर वाले हार्ड टू रिटायर वाला सफर तय करो। अब ऐसा नहीं है, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर अगर आप नहीं जाएंगे, रेलेवेंट नहीं रहेंगे, तो फिर आप ऑब्सलीट हो जाएंगे ना। ठीक है, नई चीजों की तरफ नहीं जाएंगे तो आप ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो जरूरी है कि खुद को कंसोलिडेट भी करें, मेंटेन भी करें। These major trends are transforming the HR function. HR business partners must stay updated and adopt policies and practices to equip the workforce for the future. This is important to understand. Yeah. अच्छा जी, अब बहुत सारा हमने पढ़ लिया ना HRBP। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि यार HRBP का जब कंसेप्ट है पाकिस्तान में, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है HRBP को ले रही हैं, HRBP के रोल्स को डिवाइस कर रही हैं, डिजाइन कर रही हैं। और वहां पे ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखी है ना। इसका मकसद ये है इस स्लाइड का, कि आपको पता लगे कि यार जो हम HRBP को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे देखिए जी, आप एग्रो जो है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी वो हायर कर रहे हैं HRBP, HR बिजनेस पार्टनर को। लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे आप, इंडीड के ऊपर जाएंगे, ग्लासडोर के ऊपर जाएंगे, तो ग्लोबली तो HRBP की हायरिंग बहुत ज्यादा होती है ना इस टाइटल की। तो यहाँ पे देखिएगा कि वो एग्रो पावर जन थर्ड लिमिटेड में उन्होंने हायरिंग करनी है HRBP, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई हैं, एक्सपेक्टेड क्या उनको चाहिए, वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी बता दिया उन्होंने सारा कुछ ना। फैसिलिटीज क्या हैं, किन किन लोगों से उन्होंने करना है, कांटेक्ट करना है, राब्ता करना है। ठीक है जी, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करनी है, क्योंकि इसकी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत है। तो वो सारा का सारा यहाँ पे इसमें मेंशन किया वजह से इसे, ये सिर्फ लगाने का मकसद ये है कि आपके लिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल देखिए आप कि कौन कौन से रोल से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और ये रोल चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, ये एक देखिएगा सऊदी अरब के अंदर उनको चाहिए HRBP, तो वो फिर उन्होंने क्या लिखा हो यहाँ पे। ठीक है, कोई सुपर मार्केट है उसको चाहिए ना। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, रिक्वायरमेंट लिखी है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है। ठीक है, ये सारा का सारा है। यहाँ पे देखिएगा कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर उनको HRBP चाहिए, जिन्होंने जिसमें उन्होंने थर्ड पार्टी हायर किया है, उन्होंने रिसोर्स कि जी हमें ये इस तरह का चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। हेड ऑफ HR ऑपरेशन से ऊपर लिखा हुआ, साथ में लिखा हुआ ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर चाहिए हमें ना। तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि उनको किस किस तरह की रिसोर्स की नीड है। ठीक है जी, ये भी सारा लिखा हुआ है।
ये हमारे लिए अच्छी तरह इजी है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अब जो इतना कुछ हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो हमारे लिए कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है जी, हमें क्या करना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप को यानी लिटरेट करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए और कंटिन्यूस लर्निंग के तौर पे हमें क्या क्या करना चाहिए? राइट, HRBP सिग्निफिकेंस एंड एवोल्यूशन, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम समझें क्या क्या सिग्निफिकेंस है और एवोल्यूशन में इसका क्या रोल है HR के ना, और स्ट्रेटेजिक रोल में किस तरह से एम्ब्रेस करता है, किस तरह से उनसे मैच करता है। ठीक है, encourage HR professionals to take on more strategic roles and responsibilities। ये नया कंसेप्ट है, लोगों को इनकरेज करना चाहिए, कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इस तरफ आए। और क्योंकि नया कंसेप्ट है और अभी HR ने अपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज करना है, बहुत सारी चीज़ें अभी जो अनटैप्ड हैं उन्होंने निकल के आना है। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, राइट। HRBP plays a critical role in linking HR to business strategy. As the business landscape changes, HRBP must continue adapting to support organizational success। ठीक है जी, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होता चला जा रहा है, कंटिन्यूसली, क्योंकि अभी नया नया कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सारी आ रही हैं, और इसके अंदर नित्य नई किस्म की इनोवेटिव चीज़ें भी आ रही हैं, ताकि इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकें, रिपोर्टिंग लाइन के हवाले से, बहुत सी चीज़ों के हवाले से। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने जो अंडरस्टैंड किया कि इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि जी, कि एक्शनेबल इंसाइट्स हैं जो हमें मिलेंगी, उनको हमने किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, डेटा लिटरेसी कैसी होनी चाहिए, बिजनेस एक्यूमेंट किस तरह होना चाहिए, ये सब चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया। और हम HR बीइंग एन HRBP किस तरह से हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं इफेक्टिवली, और अपने वैल्यू को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। यकीन जानिए, अगर आप इस रोल की तरफ नहीं आएंगे ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर थोड़े अरसे बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्सोलीट हो जाएंगे, क्योंकि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, और मजीद फास्ट पेस्ड होने जा रहा है। जो हमें चैलेंजेस हैं, हमारी इकोनॉमी को जो चैलेंजेस हैं, हमें पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो जाएगा, और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्लो पेस के साथ काम करने वाली होंगी, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करने वाली होंगी कि वो सर्वाइव कर सके। तो टेक्नोलॉजी कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, वो सीखना आसान काम है। ठीक है, कोई भी सिखा सकता है आपको, बस थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको अडॉप्ट करें, नई नई चीज़ों को की तरफ आ जाएं और इनको सीखने की कोशिश करें, ताकि फिर हमारा जो लिटरेसी है वो इंक्रीज कर जाए, HR की लिटरेसी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि हम सब लोगों को एक दूसरे से बेनिफिट हो, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और साथ में मैं आज का जो लर्निंग मटेरियल है वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो जी, सलीम इस्माइल साहब, मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताइएगा, बात कीजिएगा इस हवाले से, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में HRBP किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस इसके ऊपर है, HRBP के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी। आज मंसूर साहब, बेसिकली मेरा ताल्लुक रिटेल बिजनेस से है। मैं रिटेल स्टोर के अंदर जो सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स को लीड कर रहा होता हूँ। HR के रोल में मेरा जो रोल है वो HR मैनेजर है, और रिलेटेड टू HRBP है, जिस तरह भी आपने पूरा एडवाइस किया, गाइड किया आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली। तो बिल्कुल ऐसे ही रोल है जिस तरह भी आपने बताया कि मैं बिजनेस पार्टनरिंग कर रहा होता हूँ, बिजनेस को एडवाइस कर रहा होता हूँ बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसेस के साथ, कुछ ऐसी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें एम्प्लॉई से रिलेटेड भी होती है, डिवाइसेस से रिलेटेड भी होती है, IT से रिलेटेड भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ एक छोटी सी, कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो आउट लोकेशन काम कर रहे होते हैं। तो पहले क्या था कि उनकी अटेंडेंस मैनेजमेंट का इशू होता था, उनकी अटेंडेंस मार्क करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और फिर हमें उनकी अटेंडेंस के लिए जो है वो उनको मैनुअल अटेंडेंस लेनी पड़ रही होती थी, या फिर हम उनसे बोलते थे यार पिक्चर्स शेयर करें। तो मैंने क्या प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया, कंपनी से बात की, और SAP, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ SAP का
जो यूजर हूँ मैं, तो उनसे मैंने एक पोर्टल लिया और उस पोर्टल के ऊपर जियो फेंसिंग ऑन कराई और जियो फेंसिंग उनके मोबाइल पे एक्टिव कर दी और उनको बताया कि भाई आपको अटेंडेंस अपनी मार्क करने के लिए इस लोकेशन पे जाना है। फॉर एग्जांपल अगर वो हब पे जा रहे हैं या फिर अगर वो किसी गुलशन में किसी जगह पे जा रहे हैं, तो गुलशन के फिलहाल लोकेशन के ऊपर जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स मैंने उनके पोर्टल में जाके डाल दिए कि ये एम्प्लॉय जब इस कोऑर्डिनेट्स पे बैठेगा और वहां पर वो जाके अपने अटेंडेंस इन मार्क करेगा तो अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो इससे ये होगा कि बहुत सारी चीजें जो है विजिबल हो गई, लोगों को नजर आनी शुरू हो गई और जो लोग ऐसा थे, जो लोग नहीं जाते थे ड्यूटीज पे, तो वो जाना शुरू हो गए और काफी इफेक्टिवनेस इसमें हमें नजर आनी शुरू हो गई। इसी तरह कुछ बिजनेस मॉड्यूल्स में और भी चेंजेस की, जिस तरह एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का रोल आपने डिस्क्राइब किया, तो ऐसे ही मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि यही पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कंपनी इफेक्टिव होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो एम्प्लॉय इफेक्टिव होती हैं। तो उसके अंदर चेंजेस की हमने, तो काफी इफेक्टिवनेस रही इसके अंदर, क्योंकि रिटेल बिजनेस के जो सेगमेंट है वो काफी फास्ट पेस है। और जिस तरह अभी आपने बताया कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा पेस जो है वो तेज होता जा रहा है आगे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। और जो हमारा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसों का क्राइसिस चल रहा है कि हर जगह बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, तो ऑब्वियसली रिटेल स्टोर को भी हिट हो रही है, लेकिन ये कि फिर भी कस्टमर्स तो हैं, तो उनको बेटर करने के लिए हमने कुछ लोग ऐड किए अपने स्टोर के अंदर, जिसमें कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए अलग से उनकी ट्रॉली लेके जाने वाले उनकी गाड़ियों तक और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले, ताकि उनको ये फील हो कि मैं बहुत ज्यादा मुझे जो है वो कंपनी पैम्पर कर रही है और वो हमारे पास इंटरेक्ट करें। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो बिजनेस पार्टनरिंग के तौर पे मैंने अपनी कंपनी को दिए और वो काफी इफेक्टिवनेस उससे हमें नजर आई। कुछ लोगों का फुटफॉल ग्रो होना शुरू हो गया, कुछ चीजें बहुत बेहतर हो गई। और भी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज हैं, मैं आपको फर्दर बताता रहूंगा इस तरह से। तो ये मेरा व्यू ये है कि बहुत अच्छी आपने जो चीज बताई हमें, तो यही इसी तरह से ही है और इसी तरह से हम इसको फॉलो करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने प्रेजेंटेशंस में गाइड की कि हमें अपना मेंटोर सेलेक्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्वियसली अगर मैं सोचूंगा कि मैं तो सब कुछ सीख लिया, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मुझे किसी न किसी को अपना मेंटोर बनाना पड़ेगा ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती रहे। और हो सकता है कि मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट से देख रहा हूँ, तो 4I प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता कभी भी। तो अगर मेरा मेंटोर होगा तो वो मुझे बताएगा कि भाई आप ये चीज गलत कर रहे हैं, ये चीज ठीक कर रहे हैं। और मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि वो इफेक्टिव हो, उसकी बात इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा हो कि वो अगर मैं कोई चीज वो मुझे बता रहे हैं, तो मैं उनकी बात को इस तरह इग्नोर ना करूं, इतना लाइटली ना लूं। तो मेंटोर सिलेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिसको अपना मेंटोर सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन है, वो उनको जानते क्या है बिजनेस के बारे में। और थर्ड चीज ये कि जो अभी आपने बताया कि बिजनेस पार्टनरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एचआर बिजनेस पार्टनर का, कि आप बिजनेस को समझें। अगर आप बिजनेस को ही नहीं समझेंगे तो आप बिजनेस पार्टनरिंग करेंगे कैसे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका इंडस्ट्री, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली इसका बिजनेस है क्या, उसका मोटिव क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, और वो किन काम चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रिटेल का पार्ट हूँ, तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है एम्प्लॉयज की। मुझे ऐसा भी देखना है कि एम्प्लॉयज ओवर टाइम ना लगाएं ज्यादा अपने पैसे बनाने के लिए। मुझे ये भी देखना है कि उनकी पर्सनल वेलबींग खराब ना हो, वो सारा दिन ऑफिस में ही ना रहें, वो घर भी जाएं, वो रिलैक्स भी करें। हमने उनके लिए जो है जिम भी अलाउ किया, उनको दिया है कि आप जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं आप अपने घर के किसी भी करीबी इलाके में, उसके हाफ पैसे हम देंगे और हाफ पैसे आप दें। तो उनको जब ये मोटिवेशन दिखती है तो वो काफी चीजें इससे बेहतर हुई हैं हमें। तो वेलबींग के अंदर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप बिजनेस को जानें कि आप बिजनेस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ही आप एचआर बिजनेस पार्टनरिंग कर सकते हैं। तो बाकी मंसूर साहब आप बेहतर जानते हैं, मैं तो एक छोटी सी बात बताइए आपको बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सुमित साहब, आपने बड़ी डिटेल से बहुत कंप्रिहेंसिवली बता लिया है। आपने ये बात भी की जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये मॉडल भी कुछ ही अर्सा पहले इवॉल्व हुआ था। कि पहले सिर्फ बात होती थी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पहले तो सबसे पहले इस कंसेप्ट पे लोग आए थे ना कि कस्टमर को एक चीज़ प्रोवाइड कर दें, बस ये भी आपने बड़ा आसान कर दिया। फिर उसके बाद आप आ गए कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ, और अब उसके बाद आप आ गए हैं कस्टमर डिलाइट के ऊपर ना। कंपटीशन इतना कट थ्रॉट कंपटीशन हो चुका है, तो कस्टमर डिलाइट के लिए आपको सब कुछ करना है ताकि आपकी तरफ फुटफॉल लोगों का बढ़े। उसकी बड़ी एग्जांपल मैं बताऊंगा। पहले आप इस बात पे खुश हो जाते थे, चले फ्यूल मिल गया, पेट्रोल मिल गया गाड़ी में, ठीक है जी, काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है ना। फिर क्या होना था उसके बाद कि ये पूरा फ्यूल मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले,
ठीक है, कस्टमर वापस आए। अब उससे अगला क्या काम है जी, कस्टमर को खुश करके जाना है, कस्टमर की गाड़ी के ऊपर वाइपर लगाना है, उसको साफ करना है। तो ये इस तरह, जिस तरह आपने एग्जांपल दी ट्रॉली वगैरह की, तो ये सारी की सारी वो इनिशिएटिव्स हैं जो पार्टनरिंग के लिए आप करते हैं और बिजनेस पार्टनरिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे थे ना इसमें। इसकी मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती हैं। थैंक यू, आपने अपने एक्सपीरियंस से हम सब लोगों के साथ शेयर किया जी। शाइस्ता, मैं चाहूँगा कि आप अगर रिव्यू कर दें, इसके बाद फिर हम इसको फिर क्लोज करें। सर अनफॉर्चुनेटली मेरा तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली। जी मैं जी, बल्कि यही सुन रही हूँ और सीख रही हूँ आज। सही सही। तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी ना जो अभी जी जी, समझ तो मुझे आई है। बस जी ये जी है कि बाकियों के एक्सपीरियंसेस से आज कुछ बेहतर समझ आएगी। जी जी, बिल्कुल ना। इस्माइल साहब, जो दूसरे हैं हमारे साथ, सलीम साहब ना, सलीम साहब वो बेसिकली वो आज शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आगे जाके भी उनके टूर स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल हमारे साथ इन टच है। तो मैं आप लोगों के साथ ये चीजें, सैमसंग आपको अंडरस्टैंड हुआ ये कंसेप्ट? सैमसंग की तरफ अक्सर वो इशू होता है थोड़ा सा कनेक्टिविटी का या उसका ना। जी सर। जी जी, सैमसंग आपको समझ में आया कंसेप्ट HR बिजनेस पार्टनरिंग का? जी सर, आगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा ना, लर्निंग मटेरियल, उसको भी आप यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अपनी रिसर्च और अपनी जो है और चीज़ें और आर्टिकल्स वगैरह देखिए, और इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करने की भी कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे आज। तो मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ सेशन को, और उसके बाद फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे कल। कल जो अमजद भट्टी साहब थे जिन्होंने लेबर लॉ का सेशन लिया था, वो एक और सेशन लेंगे इस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसके लिए फिर तैयार रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात थैंक होगी। यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।